Assalamu alaikum and good evening, everyone. Welcome to today's session. We are delighted to have you here. My name is Javeria and I'll be moderating this session. I am a member of the Dbir Academy. My role today is to guide our discussion, keep us on track, and make sure we hear well from our speaker. Today's session is focused on neuroscience of sleep, the brain's repair mode. We'll be exploring that how sleep heals the brain, restores cognition, and shapes mental and physical well-being through the lens of modern neuroscience. We encourage you to stay engaged. Feel free to use the chat box for questions and we'll take them up during the Q&A segment. Without further delay, let's begin. I'd like to introduce our speaker, Saida Kinza Kawal, who is a physiotherapist and youth trainer, who will be talking about neuroscience of sleep. Over to you, Ms. Kinza. Thanks for introduction. Assalamu alaikum warahmatullah. Walaikum assalam. So let's start our topic. Today we are going to discuss sleep, which is also called a minor death. तो हम अपनी इस प्रेजेंटेशन को 3 सेक्शंस में डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्लीप होती क्या है, इसके कौन कौन से फेजेस हैं. देन हम स्टडी करेंगे कौन से केमिकल कंपाउंड्स और कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी स्लीप पर इंटरफेयर करते हैं. और थर्ड हम डिस्कस करेंगे जो जो हमारे पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके सॉल्यूशन क्या है फ्रॉम द लेंस ऑफ इस्लाम एंड फ्रॉम टुडे मेडिकल साइंस. ठीक है, तो हम लोग स्लीप को कहते हैं अ माइनर डेथ. माइनर डेथ इस वजह से कहते हैं क्योंकि जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो इस तरह से रिएक्ट कर रहा होता है कि जो भी सेंसरी एक्टिविटीज़, जो भी सेंसरी स्टिमुलाई हमारे ब्रेन तक जा रहे होते हैं, उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता. ठीक है, तो फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि हम लोगों ने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया है. व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस प्रेजेंटेशन. एक्चुअली जो स्लीप है ना, वो सिर्फ एक डेली रूटीन प्रोसेस नहीं है कि हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर हमें नींद आ जाती है. बल्कि स्लीप हमारी ब्रेन की मेमोरी को रिस्टोर करने के लिए, हमारी सारी फंक्शनल एक्टिविटीज़ को अलाइन करने के लिए, फिज़िकल फिटनेस के लिए और ब्रेन की इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है. और जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा ना कि कौन से केमिकल्स हैं, कौन से हार्मोन्स हैं जो हमारी स्लीप को कंट्रोल करते हैं, तब तक हम ना तो अपनी स्लीप की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं, ना ही हम इसके टाइम ड्यूरेशन को मैनेज कर सकते हैं. ठीक है, और जो हमारी स्लीप है ना, बीइंग अ मुस्लिम, हमारी इबादत पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है. अगर हम लोगों की नींद अच्छी होगी, हम लोग ज़्यादा एक्टिव होंगे, हमें दिन में नींद नहीं आएगी, तो हम उतने अच्छे से अपनी इबादत परफॉर्म कर सकते हैं. और सेकंड लास्ट पॉइंट हमारे पास ये है कि हम 1/3 ऑफ नाइट में हम लोगों ने जागना होता है, जिसमें हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ करनी होती है. वो हम देखेंगे वो हमारे लिए इतना बेनिफिशियल क्यों है. और वो हम उठ नहीं पाते ज़्यादातर आजकल हम में से लोग, वो इस वजह से क्योंकि हमारी स्लीप के जो फेजेस हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाते, या फिर हमारी स्लीप की ऐसी क्वालिटी होती है कि हमसे उठा नहीं जाता. इन द लास्ट हम ये डिस्कस करेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का स्लीपिंग हैबिट क्या थी और वो किस तरह से स्लीप को मैनेज करते थे. ठीक है, अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो स्लीप एक नेचुरल रिवर्सिबल स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस है. अनकॉन्शियसनेस से मतलब क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? एनीवन? आप में से कोई बता सकता है कि अनकॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? कि बिहाइंड द माइंड. ओके, ठीक है. बिहाइंड द माइंड, या फिर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में डिस्कस करें तो अनकॉन्शियस का मतलब ये होता है कि हमारी सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है ब्रेन उससे अवेयर नहीं होता. और लेट्स सपोज अगर ब्रेन अवेयर भी है तो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, बिकॉज उसकी प्रायोरिटी पर दूसरे काम होते हैं जो उसने करने होते हैं. ठीक है, इसमें ना जब हम लोग सो रहे होते हैं तो हमारी सेंसरी एक्टिविटी कम हो जाती है. सेंसरी एक्टिविटी से मुराद ये होता है कि हमारी विजन जो होती है, हमारी हेयरिंग होती है, ठीक है, ये सब जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है.
एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर ना डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट चीज़ों को रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। हमारा विजन, हमारा टेम्परेचर, हमारा प्रेशर, हमारी सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, ये सब कुछ। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं तो अगर हमें एक्सट्रीम स्टिमुलाई मिलता है किसी भी सेंस का, जैसे कि बहुत तेज़ लाइट होती है या बहुत हम कोई शोर सुनते हैं, तो हम उठ जाते हैं। लेकिन आप में से कोई बता सकता है कौन सी एक हमारी सेंसरी एक्टिविटी है जो जितनी मर्जी ज़्यादा हो जाए ब्रेन उस पर रिस्पॉन्स नहीं करता? हम्म, आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। आप हमारी ड्यूरिंग को स्लीप का पूछ रही हैं? हाँ जी, ड्यूरिंग स्लीप हमारे पास कौन सी ऐसी सेंसरी एक्टिविटी होती है जिस पे ब्रेन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं करता? ब्रीथिंग। ठीक है। ब्रीदिंग से ज़्यादा हम इसको इस तरह से कह लेते हैं कि जो हमारी स्मेल वाली वो होती है ना सेंस, उसको नहीं डिटेक्ट कर पाता, ठीक है। ब्रीदिंग हमारी ना ड्यूरिंग स्लीप नॉर्मल होती है, लेकिन जो हमारी सेंसरी एक्टिविटी होती है ना, जब आप देखते होंगे अगर कोई हीटर ऑन करके सो जाता है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा रूम में एकुमुलेट हो जाती है या कोई भी पॉइजनस गैस, इवन उसकी कोई करेक्टरिस्टिक स्मेल हो, लेकिन तब भी ब्रेन उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाता और इंसान की जो है डेथ हो जाती है, ठीक है। अच्छा, सोते हुए हमारी जितनी भी मसल एक्टिविटी होती है वो भी कम हो जाती है और हमारी ब्रेन की एक्टिविटी चेंज हो जाती है। यहाँ पर हमने ना जिस वर्ड पे फोकस करना है वो है एल्टर्ड। हमारी ब्रेन की एक्टिविटी एल्टर्ड होती है, मीन्स ब्रेन शट डाउन नहीं होता, ब्रेन काम करना छोड़ नहीं देता, ठीक है। अच्छा, स्लीप से रिलेटेड ना हमें इंटरेस्टिंग एक फैक्ट कुरान के अंदर मिलता है। एक आयत का तर्जमा है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, मफहूम ये है कि अल्लाह ताला ना रूहों को कब्ज कर लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं, ठीक है, मौत के वक्त। और जिनकी मौत नहीं आती ना, उनको ड्यूरिंग द स्लीप उनकी रूहें अल्लाह ताला के पास चली जाती हैं, ठीक है। फिर अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं ना उसकी रूह को अपने पास रख लेते हैं। इसका मतलब कि जिसकी रूह अल्लाह ताला के पास रह जाती है वो उसकी डेथ हो जाती है, और जिसकी रूह वापस आ जाती है वो मतलब नींद से जाग जाता है, ठीक है। आगे लास्ट जो आयत का पोर्शन है वो है, इन डीड इन दैट आर द साइन फॉर द पीपल हु रिफ्लेक्ट। मतलब गौर फिक्र करने वाले लोगों के लिए ना इसमें बहुत ज़्यादा निशानियाँ हैं। अब आपने इस पार्ट को ना याद रखना है क्योंकि इसका हमारी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। ओके। हमारा जो ब्रेन है ना वो थ्रू आउट द टाइम 24 आवर्स मुसलसल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के थ्रू हमारी एक्टिविटीज़ को और हमारे मूड्स को कंट्रोल कर रहा होता है। अब ब्रेन डिफरेंट हार्मोन्स के थ्रू, डिफरेंट केमिकल्स के थ्रू डिटेक्ट कर रहा होता है कि हम लोग इमोशनली कितने स्टेबल हैं, हमारी मेमोरी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम किस तरफ को जा रहे हैं, ठीक है। और हमारी एक्टिविटी से मुराद ये है कि हम लोग दिन में, चाहे देखें ज़रूरी नहीं है कि हम रात को ही सोएं, हम दिन में भी सो जाते हैं। तो अब ये हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऐसे चेंज कर रही होती है कि हमारी अवेकनेस और स्लीप की जो स्टेट है वो चेंज हो रही होती है। एक्चुअली इसके पीछे एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिवेटिंग एंड इनहिबिटिंग फोर्स। जैसे कि आप ये समझ लें कि दो टीम्स हैं ब्रेन के अंदर और उनकी मुसलसल लड़ाई हो रही होती है। एक पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो कह रहा होता है कि हमने सोना है, और एक पार्ट ऑफ ब्रेन जो है वो कह रहा होता है जागना है। जो हमारे पास जिसका स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है वो जो होता है हमारे पास जीत जाता है और उस स्टेट में हम लोग होते हैं, ठीक है। अब स्लीप से रिलेटेड ना एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने, उसमें हम लोगों ने लिए थे माउस। माउस मैमल्स है ना, तो हम ज़्यादातर जितनी भी रिसर्च आगे भी देखेंगे ना तो उसमें हम माउस ही यूज़ करते हैं। उसमें उन्होंने 7 to 8 माउस लिए थे और उनको एक हफ्ते के लिए इस तरह की ड्रग्स दी थी कि उनको नींद नहीं आती, ठीक है। हमारी नींद को कंट्रोल करने के ये भी फैक्टर है कि हम कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुला यूज़ कर लें, जैसे वॉइस हो गई, जैसे फूड हो गया, जैसे एक्सट्रीम प्रेशर हो गया, या इस तरह, या फिर उनके सामने उनको किसी प्रीडेटर के सामने रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से स्लीप जो है वो कम हो जाती है, या फिर उनको ऐसी ड्रग्स दे देना जिसकी वजह से उनको नींद नहीं आई। तो जब हम लोगों ने इन 7 to 8 माउस को एक हफ्ते के लिए किसी भी प्रोसेस के थ्रू जगाए रखा, मतलब ये लोग सोए नहीं, तो आफ्टर 3 to 4 डेज हमारे पास सारे माउस की क्या है डेथ हो गई थी। इनमें से कोई भी है कोई भी जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया था। इसका मतलब कि स्लीप सिर्फ सोने और जागने का प्रोसेस नहीं है। इस प्रोसेस के दौरान, स्लीप के दौरान ब्रेन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो हमें ज़िंदा रखने के लिए भी ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने स्लीप को मेजर कैसे किया, ठीक है। स्लीप को एक्चुअली हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रोइंसिफेलोग्राम से। यहाँ पर आपने वर्ड देखा होगा इंसिफेलो। ये जो इंसिफेलो है ना, इसका मतलब होता है ब्रेन। कार्डियक के पेशेंट के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं आपको
एक हम वर्ड यूज करते हैं ना कार्ड आप में से। कार्डियो। कार्डियो जी, ईसीजी, ठीक है। हम लोग कार्डियो के पेशेंट से कहते हैं ना ईसीजी। इस तरह से जो हमारा ब्रेन है ना, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ईईजी, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम। ठीक है, अभी तक आप बस ये याद रखें, इंसिफेलो का मीन होता है ब्रेन। अच्छा, इसमें हमने क्या किया, एक कंफर्टेबल पोजीशन में एक पर्सन को बिठाया और इलेक्ट्रोड सुपरफिशियली जगह जगह इंसर्ट कर दिए। ठीक है, अब हमारे पास ना जो हमारे ज़्यादातर न्यूक्लियर मतलब ब्रेन के एक्टिव पार्ट्स होते हैं ना, न्यूक्लियाई जो होते हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होते हैं। ठीक है, तो आपको नज़र आ रही होंगी ना ये लीड्स डिफरेंट पॉइंट्स पर उन्होंने लगाई हुई है। ठीक है, अब जब ये लीड्स लगाकर इसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया गया, तो हम लोगों को ब्रेन की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज मिलना शुरू हो गई। जैसे कि ये आफ्टर अ विग्रस कोई भी एक्सरसाइज की है या कोई भी एक्टिविटी, जैसे कि मैं इस टाइम बोल रही हूँ या मैंने वॉक किया या कोई भी इस तरह का काम करने के बाद जब हमने ईईजी पे नोट किया तो हमें हायर फ्रिक्वेंसी मिली, मतलब कि वेवलेंथ कम और बहुत मतलब ना हमें ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज का ग्राफ मिला। इसी तरह से जब पेशेंट पर्सन जो है वो बिल्कुल काम पोजीशन में है और वो इस तरह से कोई काम नहीं कर रहा, तो हमने देखा कि हमारे पास फ्रिक्वेंसी जो है वो कम होती जा रही है। फिर हम लोगों ने देखा कि पेशेंट जो है वो थिंकिंग नहीं कर रहा और वो कोई भी मोटर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा, तो और ज़्यादा वेवलेंथ कम हो गई। इसी तरह से जब हम लोगों ने डेल्टा वेवलेंथ हमें तब मिली जब पेशेंट डीप ड्रीमलेस स्लीप में था। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा डीप स्लीप में होता है तो यहाँ पर वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास वेवलेंथ ख़त्म नहीं हुई, मतलब कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं मिला, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही है। ये एक्टिविटी जो होती है ना, ये हमें ज़िंदा रखने के लिए, जो हमने ऊपर माउस वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा, तो यही है कि ये वो वाली एक्टिविटीज़ है जो हमें ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। वो हम देख लेते हैं कि वो कौन सी हैं। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है फेजेस ऑफ स्लीप। अब स्लीप के कुछ फेजेस होते हैं। जब हम लेटते हैं सोने के लिए, तो ऐसा नहीं होता कि हम लेटते ही ऐसी स्लीप में चले जाते हैं कि हमें ख्वाब आने लगे। ना ही ऐसा होता है कि हमारी स्लीप में इतनी ज़्यादा डीप स्लीप हो कि हम लोगों को भूल जाए कि हम सो रहे हैं। ठीक है, तो हमारी स्लीप जो है ना वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। सबसे पहले जो फेज होता है ना वो होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये है नॉन रैपिड आई मूवमेंट और ये है रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट को हम इस तरह से याद रखते हैं कि हमारी रिलैक्सिंग स्लीप है। ठीक है, और रैपिड आई मूवमेंट हमारे पास ड्रीम्स वाली स्लीप है। ये बहुत थोड़ा पोर्शन होता है और ये वाला ज़्यादा पोर्शन होता है। इसके अंदर ना नॉन रैपिड आई मूवमेंट के अंदर हमारे पास कुछ आगे स्टेजेस आ जाती हैं, N1 N2 और N3। ठीक है, अब हमारे पास जो हम्म, के- यहाँ पे स्क्रीन नहीं शो हो रही आप लोगों को। मिस किंजा। ओके, सॉरी, वो मैं स्क्रीन को ना सेट करी थी। ठीक है, आप लोगों ओके को ओके, शो हो नो रही है? इशू। यस, इट्स विजिबल नाउ। ठीक है, जो हमारे पास नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है ना, इसकी थ्री स्टेजेस होती हैं, N1 N2 एंड N3। ठीक है, इसमें हमारे पास ब्रेन की वेव्स स्लो होती हैं, मतलब कि अगर हम इसका ग्राफ देखें तो हम लोगों को बिल्कुल इस तरह की वेव्स मिलेंगी। ठीक है, स्लो स्लो। इसमें हमारे पास हार्ट रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ कंट्रोल ब्रीथिंग होती है, मसल रिलैक्स हो जाते हैं। इसके अंदर जैसे जैसे हम डीप स्लीप में जाते हैं ना, तो हमारी मेमोरी रिस्टोर करना, फिल्टर करना, शॉर्ट टर्म मेमोरी में से किस चीज़ों को ब्रेन में रखना है, किस चीज़ को डिलीट कर देना है, वो सारा काम हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम लोगों को ड्रीम्स बिल्कुल भी नहीं आते। अगर इसमें जो चीज़ आती है उसको हम नाइटमेयर्स कहते हैं। नाइटमेयर्स और स्लीप ड्रीम्स में क्या डिफरेंस है वो हम इसके नेक्स्ट फेज में देखते हैं। ओके, सो एक मिनट, मैं स्क्रीन को ना सेट करके फिर दोबारा यहीं से कंटिन्यू करती हूँ। ओके श्योर। वैसे अभी शो हो रहे आपके स्लाइड्स। ओके, ठीक है।
अब हमारे पास जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट फर्स्ट फेज ऑफ स्लीप है ना, इसके अंदर जो फर्स्ट हमारे पास फेज आता है इसको हम कहते हैं लाइट स्लीप। लाइट स्लीप एक्चुअली ट्रांजिशन फेज होता है बिटवीन द वेकफुलनेस एंड बिटवीन अ डीप स्लीप, ठीक है। इसमें जो आपको इमेज शो हो रही है मिस्टर बीन की, आप में से कोई बता सकता है कि ये सो रहा है या फिर ये जाग रहा है? गनूदगी में है ये। लेकिन ऑप्शन सिर्फ दो है, या जाग रहा है या सो रहा है। सो रहा है। जाग रहा। ठीक है। ओके, आपके आंसर से ही हमें पता चल गया ये ट्रांजिशनल स्टेट है, ना तो ये सो रहा है ना ये जाग रहा है, मतलब ये बीच की स्टेट में, ठीक है। अच्छा, ये जो स्लीप की स्टेज है ना, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है। स्मॉलेस्ट फेज ऑफ स्लीप है ये, 1 to 7 मिनट्स होता है अप्रोक्सीमेटली। ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 मिनट्स का होता है। ये वो होता है कि जब हम कंफर्टेबल पोजिशन में अपने बेड पर या जहाँ पर हम सो रहे हैं, हम लेट गए हैं, हमारा ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता जो है इस फेज की तरफ जा रहा होता है कि हम लोग मतलब उसको कंप्लीट एक स्टिमुलाई मिल रहा होता है कि ये वाला बंदा जो है वो सोने लगा। इसमें हमारी मसल टोन, हार्ट रेट, ब्रीथिंग आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इस स्लीप के अंदर अगर हम किसी भी पर्सन को आप प्रैक्टिकल करके देख लें, कोई लेटा है कोई सोने वाला है, आप उसको आवाज़ देंगे तो वो फुली अवेयर होगा और वो फ़ौरन आपको रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ मैं जाग रहा हूँ। या फिर आप उसके बारे में कोई बात करेंगे या कोई भी ऐसी एक्टिविटी सराउंडिंग में होती है तो वो फुली अवेयर होता है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ऐसे पर्सन को जो लाइट स्लीप में है उसको जगाना बहुत आसान होता है, इजीली वो उठ जाता है। अच्छा, इस स्लीप के अंदर जो हमें एक चीज़ फील होती है वो है हाइपनिक जर्क्स, ठीक है। हाइपनिक जर्क्स जो होते हैं ना वो ज़्यादातर इसके अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट वो इसके नेक्स्ट फेज में होते हैं। अब लाइट स्लीप से जिस फेज में हमारे पास हम जाते हैं वो है स्टेबल स्लीप। अब जब 10 मिनट तक हम लोगों को कोई भी नहीं उठा रहा स्लीप से, हमारा ब्रेन बिल्कुल रिलैक्स है, हमारे ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ नॉर्मल है, तो हम जिस फेज के अंदर जाएंगे वो है स्टेबल स्लीप। अब स्टेबल स्लीप जो होती है वो 25 मिनट तक हमारी होती है मैक्सिमम। इसमें हमारे पास स्टिमुलाई बहुत हार्श चाहिए होता है हमें किसी को भी नींद से उठाने के लिए, ठीक है। अगर हम इसकी ईईजी देखेंगे ना, मतलब इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम पे, तो हम लोगों को वही मिलेगी डेल्टा वाली जो हम लोग ने सबसे लास्ट में पढ़ी थी कि ब्रेन बहुत स्लोली जो है वो एक्टिव हो रहा होता है। इस टाइम ब्रेन जो है ना, जितने भी हमारी सराउंडिंग्स में एक्टिविटीज़ हो रही होती है उससे अवेयर नहीं होता। इन केस हमें स्लाइट वॉल्यूम हो, कोई हमें टच करे या फिर टेम्परेचर चेंज हो, तो उस पर भी ब्रेन बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। वो होम्योस्टेसिस खुद मेंटेन कर रहा होता है, लेकिन वो बंदे को स्लीप से नहीं उठा रहा होता, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास ना ज़्यादा हमें हार्डर स्टिमुलाई चाहिए होता है, N1 से ज़्यादा। इसके अंदर जो चीज़ हम फील करते हैं ना वो होते हैं नाइटमेयर्स, जो अभी हमने डिस्कस किया ना ऊपर के। हमें इस जो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाला फेज़ है इसके अंदर कोई भी ड्रीम्स नहीं आते। इसमें जो नाइटमेयर्स होते हैं उनको हम जो है हाइपनिक जर्क्स भी कहते हैं। वो किस तरह से होता है कि हमारा ब्रेन आफ्टर आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ आवर स्लीप पूरी बॉडी को ना सिग्नल्स दे रहा होता है कि मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स कर दिया जाए, जितने भी हमारी बॉडी के स्केलेटल मसल्स हैं। तो अगर किसी ने बहुत ज़्यादा एक्टिविटी की हुई हो, लाइक आफ्टर जिम वो सो रहा हो, या फिर उसका मतलब जिम का फर्स्ट वीक है, या फिर उसने बहुत ज़्यादा वर्क की हुई है, या कोई भी विग्रस उसने एक्सरसाइज की हुई है, हाइकिंग की हुई है, तो हमारी मसल्स के अंदर वैसे ही मतलब समझ लें कि मसल फटीग होते हैं, थके हुए होते हैं ना। और उनके पास जब फ़ौरन फ़ौरन से रिस्पॉन्स जा रहा होता है ना कि मसल्स को रिलैक्स किया जाए, मसल्स को रिलैक्स किया जाए, तो मसल एकदम से ट्विच करते हैं, मतलब हमें एक झटका लगता है और हम उठ जाते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने इस तरह से भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही सोने लगे तो ऐसा फील होता है कि कहीं ऊंचाई से गिर रहे हैं एकदम से, या फिर ऐसे कि किसी ने पूरे जिस्म को एकदम से ज़ोर से हिलाया है, लेकिन इर्द गिर्द कोई भी नहीं होता, ठीक है। वो हमारे मसल्स का सारे मसल्स एक साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो हमें एक झटका सा फील होता है और हम लोग इस फेज से उठ जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हमारे पास N1 भी ख़त्म हो गया, N2 भी ख़त्म हो गया। आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ स्लीप हम जिस फेज़ के अंदर जाते हैं उसको कहते हैं डीप स्लीप। डीप स्लीप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारी स्लीप का, क्योंकि इसके अंदर हमारा ब्रेन जो होता है वो रिस्टोर करता है सारी एक्टिविटीज़ को, वो रिस्टोर करता है मेमोरीज़ को। अब हमारे पास मेमोरीज दो तरह की होती हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है ना वो ब्रेन के पास सेव होती हैं, लेकिन पूरे दिन की जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसको ब्रेन ने ना रोज़ समझ लें कि उसको क्लीन करना होता है, कौन सी मेमोरीज उसने वेस्ट में डाल देनी है, क्योंकि हमें हर चीज़ बचपन से लेकर अब तक अपनी याद नहीं है। तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसको ब्रेन जो है साथ साथ रिमूव कर देता है, और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जिसको ब्रेन ने रिस्टोर करना होता है।
इसके अलावा हमारा जो आईक्यू होता है, हमारी जो मेमोरी होती है, या फिर हम कोई भी चीज़ जो हम रिपीटिटिव कर रहे होते हैं उसको भी ब्रेन इसी फेज के अंदर सही कर रहा होता है। तो जो भी पेशेंट जिसको नींद सही तरह से नहीं आती, जिसको डिप्रेशन का इशू है, इंसोमिया, या फिर नॉर्मल भी जो हमारे पास लोग हैं जिनको स्लीप इश्यूज रहते हैं, जो बार बार नींद से उठते हैं, तो वो डीप फेज तक एंटर ही नहीं हो पाते। तो जब कोई डीप स्लीप तक नहीं जाता ना, तो उसका रिस्टोरेटिव फेज जो है ना स्लीप का, वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। और जब रिस्टोरेटिव फेज डिस्टर्ब हो रहा होता है तो फिजिकल हेल्थ भी डिस्ट्रॉय हो रही होती है, और मेंटल हेल्थ भी। ये हमारे पास तकरीबन 20 to 40 मिनट्स होता है। और अगर हम ईईजी पे देखें ना, तो डेल्टा वेव्स हमें शो हो रही होती हैं, वो जो आपने लास्ट याद रखनी है, जो मैंने आपको इधर दिखाई थी, इसमें जो डेल्टा है ना, सबसे कम वेवलेंथ, ये वाला लास्ट वाला डेल्टा, ये वाली हमारी जो स्लीप होती है ना, इसमें हमें इस तरह की ईईजी मिलती है। ओके, तो इसमें हमारे पास हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो लेवल पर होता है। और पेशेंट जो पर्सन है, सॉरी पेशेंट ही, नॉर्मल पर्सन जो है, वो इतना ज़्यादा डीप स्लीप में होता है कि अगर कोई भी इस नींद से उठे, आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा, कोई बहुत गहरी नींद सो रहा है, अगर आप उसको उठाएंगे फ़ौरन से, तो वो उसको कुछ सेकंड्स चाहिए होंगे खुद को स्टेबल करने में, और ये सोचने में कि वो कहाँ पर है, वो इस टाइम कहाँ पे सो रहा है, उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वो फुली अनअवेयर होता है अपनी सराउंडिंग से, वो फुली अनअवेयर होता है अपने आप से, उसको नहीं पता होता वो कहाँ सो रहा है। इवन अगर हम डीप स्लीप से उठते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम दिन के टाइम सो रहे हैं या हम रात के टाइम सो रहे हैं, या इस टाइम मतलब हम किस टाइम सो रहे थे, कहाँ सो रहे थे, वो वाली स्लीप। यहाँ पे जो मैंने इमेज बनाई है उसमें मैंने इसका जो जो भी हमारे पास फिगर है, इसका मुंह खोला हुआ है। इसका मतलब ये है कि ब्रेन को इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पोजीशन क्या है, इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि आपका एक हाथ या फिर आपका एक पाँव बेड से नीचे जा रहा है, या फिर बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है। वो इतनी ज़्यादा डीप स्लीप में होता है कि वो किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। वो क्यों नहीं रिस्पॉन्स कर रहा होता? क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा होता है, और वो है हमारी मेमोरी को रिस्टोर करना और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी पे वर्क करना। ठीक है। अच्छा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट के बाद हम लोग हमारे पास N4 फेज आता है, थोड़ी देर का मतलब स्लो डाउन होता है। उसके बाद हम जिस फेज के अंदर जाते हैं ना, इसको हम कहते हैं मैजिकल फेज ऑफ स्लीप। जो रैपिड आई मूवमेंट होती है ना, इसको हम पैराडॉक्सिकल स्लीप भी कहते हैं। अभी तक हमने एक चीज़ पढ़ी कि जब भी हम स्लीप पे होंगे तो हमारी स्लीप का कौन सा फेज होगा? डेल्टा फेज, मतलब कि हमारी वेव सबसे ज़्यादा स्लो होंगी। लेकिन रैपिड आई मूवमेंट एक ऐसी स्लीप है जिसमें हमारे पास अगर ईईजी देखी जाए तो वो होती है ऐसी। वो हमारे पास होती है ऐसी कि हमारे पास जो पर्सन है वो अवेक, नॉर्मल और अलर्ट कॉन्शियस है, बीटा वेव्स। जहाँ तक हमने नॉन रैपिड आई मूवमेंट की बात की तो हमारे पास डेल्टा वेव्स थी। लेकिन जब अब पर्सन जो है वो प्रॉपरली सो रहा है, वो गहरी नींद में है, लेकिन अगर हम उसकी ईईजी देखें तो हमें ऐसा मिलता है कि वो पेशेंट फुली अवेक है, वो कोई ना कोई विग्रस एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से हम लोग इसको मिस्टीरियस फेज ऑफ स्लीप भी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पैराडॉक्सिकल स्लीप इसको कहते ही इस वजह से है कि एक पर्सन बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में अपने बेड के ऊपर लेटा हुआ है, लेकिन उसकी ईईजी हमें बताती है कि वो पर्सन वैसे ही मतलब ईईजी ब्रेन की एक्टिविटी शो कर रहा है जैसे कि एक फुली अवेक कॉन्शियस पर्सन शो करता है। ठीक है, इसके अंदर होता है कि हम लोग ड्रीम्स के अंदर होते हैं। जो एक्चुअल हम ड्रीम देखते हैं ना, कोई भी ऐसा ड्रीम जो हमें उठ के याद भी रहे, जो हम पिछले फेजेस में जो भी ड्रीम देखते थे वो वाला ड्रीम था जो हमें उठ के याद नहीं रहता। अगर कोई चेक करना चाहता है ना कि उसकी डीप स्लीप कितनी बेहतर है, या उसको अपनी डीप स्लीप का कुछ याद रहता है या नहीं, तो वो अपने ड्रीम्स को देखे। अगर आपको अपने ड्रीम्स बिल्कुल भी याद नहीं होते कि आपने क्या देखा था, तो इसका मतलब आप लोग रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप में एंटर नहीं हुए। क्योंकि रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप के जो ड्रीम्स होते हैं वो आपको याद रहते हैं। इसमें ब्रेन की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर आप कोई खौफनाक ख्वाब देखते हैं, ठीक है, हम इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग कोई खौफनाक ख्वाब देख रहे हैं तो आपको ऐसा भी फील होता है कि आपका हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गया, और अगर अचानक आप उठ जाते हैं तो उस टाइम आप अपनी पल्स चेक करें, अपना हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर, तो वो आपको हाई ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इसमें हमारा जो ग्राफ होता है वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक फुली अवेयर पर्सन हो अपनी सराउंडिंग से। ठीक है, साथ में ना जो हमारे मसल मूवमेंट होती है वो नहीं हो रही थी। आपने अक्सर ड्रीम्स में देखा होगा कि हम
अगर कोई खौफनाक ख्वाब देखते हैं और हम अपनी बॉडी को मूव करना चाहते हैं तो हमारी बॉडी ऐसा फील होती है जैसे वो पैरालाइज्ड हुई हुई है, हम कोई भी अपना हाथ या पाँव मूव नहीं कर पा रहे होते। तो एक्चुअली हमारा जो ब्रेन होता है वो इतना अवेयर होता है, इतना कॉन्शियस होता है कि वो हर चीज़ को, हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उनको एक्टिवेट करवाते हैं, लेकिन हमारे जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो मूव नहीं कर रहे होते। तो हमें ड्रीम्स में भी ऐसा फील होता है कि हम लोग पैरालाइज्ड हुए हुए, हम मूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। जो हमारा रैपिड आई मूवमेंट है ना, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमारी मेमोरी, लर्निंग और हमारी इमोशनल प्रोसेसिंग इस फेज के अंदर होनी होती है, ठीक है। अब हमारे जिस तरह के ड्रीम्स होते हैं ना, ड्रीम्स भी इंडिकेटर्स होते हैं जो बता रहे होते हैं कि हमारी गट हेल्थ कैसी है, हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कैसी है, हमारी मेमोरी कैसी है, ठीक है। ओके, अब हम लोग ना इसका एक रफ सा स्केच याद कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमारे फेजेस ऑफ स्लीप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले जो होती है वो होती है ट्रांजिशन स्लीप। आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एक एरोप्लेन है और जब प्लेन उड़ने लगता है तो वो कुछ अरसा टेक ऑफ से पहले वो ज़मीन पे मूव करता है, ठीक है। तो ये हमारी ट्रांजिशन स्लीप है। हम ये नहीं कह सकते कि एरोप्लेन उड़ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो उड़ रहा होता है, तो वो हमारी N1 स्लीप है। N2 स्लीप हमारी स्टेबल स्लीप है जिसमें हम लोग डीप स्लीप की तरफ जा रहे होते हैं, हार्ट रेट और सब कुछ हमारा कंट्रोल हो रहा होता है फॉर 25 मिनट्स, ठीक है। डीप स्लीप आप एरोप्लेन को देख सकते हैं कि जब वो बिल्कुल मैक्सिमम हाइट के ऊपर होता है वो कितना स्टेबल होता है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, मे बी वो ऑटो पायलट पे हो। तो इसी तरह से जब हम डीप स्लीप में होते हैं ना, तो ये हमारा बहुत प्रोलॉन्ग फेज होता है जिसमें ब्रेन अपने आप को रिस्टोर कर रहा होता है सब कुछ। इसके बाद हम थोड़ी देर के लिए जिस फेज के अंदर जाते हैं वह रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट हमारी ड्रीम स्लीप है। अब जब हमारी एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद हम स्लीप की दूसरी साइकिल में एंटर हो जाते हैं। दूसरी साइकिल कहाँ से स्टार्ट होगी? दोबारा N1 N2 N3, फिर रैपिड आई मूवमेंट। फिर हम तीसरी साइकिल में चले जाएंगे, वो भी दोबारा स्टार्ट होगी N1 N2 N3। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मज़े की है वो ये कि हर साइकिल के साथ हमारी स्लीप का टाइम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि ट्रांजिशन स्लीप पहले थी 7 मिनट की, उसके बाद 25, फिर 90 मिनट्स। लेकिन जब हम लोग दोबारा इस फेज में जाते हैं तो हमारी स्टेबल स्लीप 25 मिनट से हो जाएगी 50 मिनट्स की। स्टेबल डीप स्लीप जो है वो 45 से हो जाएगी 70 मिनट की या 80 मिनट की, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट जैसे 90 मिनट की थी तो वो हमारे पास 2 आवर्स की हो जाएगी। इसका मतलब हर साइकिल, आने वाली जो हमारी न्यू साइकिल होती है उसमें स्लीप का टाइम ड्यूरेशन हमारे पास बढ़ता जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेक्शन जो आज की प्रेजेंटेशन का है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया कि स्लीप क्या है और हमारे पास फेजेस ऑफ स्लीप क्या है। इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तक मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आई। श्योर। मेरा क्वेश्चन ये है कि कुछ रिसर्चेज है जिसमें कहते हैं कि आपको नैप जो है, एक पावर नैप जिसको हम कहते हैं, वो आपको 20 मिनट्स चाहिए। कुछ कहते हैं कि आपको 25 मिनट्स तक चाहिए। इससे ज़्यादा आप ज़्यादा या कम लोगे तो आपका माइंड जो है वो डिस्टर्ब होता है, लाइक सॉर्ट ऑफ के आपके जो न्यूरो सेल्स है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो इसके बारे में काइंडली थोड़ा सा बता दें। ठीक है, जो हमारा पावर नैप होता है ना वो हमारी पूरी स्लीप साइकिल पे बेस नहीं करा होता। उसमें सिर्फ हम दो साइकिल के 2 स्टेप्स तक जाते हैं, ट्रांजिशन स्लीप तक और स्टेबल स्लीप तक। हम लोग डीप स्लीप में नहीं जाते। अगर आप हमने डिस्कस किया ट्रांजिशन स्लीप है 7 मिनट की और स्टेबल स्लीप हमारे पास 25 मिनट की। देखें, अगर आप 25 मिनट से ज़्यादा नैप लेती हैं तो मतलब आप डीप स्लीप में जा रही हैं। और डीप स्लीप मैंने डिस्कस किया कि ये रिस्टोरेटिव फेज है, इसमें अब ब्रेन जब आपकी मेमोरी को सही करने लगा है, लेकिन आप इसके बीच में उठ जाती हैं, ठीक है। डीप स्लीप आपकी क्या हो गई, मतलब वो ब्रेक हो गई ना वहाँ से। तो आप जैसे ही उठेंगी तो वो ना आपकी मेमोरी को रिस्टोर कर पाएगा बल्कि आपको और फटीग कर देगा, आप थक जाएंगे। तो जो नैप होता है वो सिर्फ N1 और N2 से मिलके बनता है। तो इस वजह से हम 25 मिनट तक, मतलब स्टेबल स्लीप तक इसको रखते हैं। हमारी मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि हम डीप स्लीप में एंटर ना करें। डीप स्लीप में एंटर करना है तो प्रॉपर इसको कंप्लीट करना है। और यहाँ पर हम इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अगर हम बीच में किसी भी फेज में उठते हैं, जैसे मैं N1 से N2 से N3 तक गई, N3 में मैं अगर उठ रही हूँ तो दोबारा मैं रैपिड आई मूवमेंट में नहीं जाऊँगी, मेरा दोबारा N1 से स्टार्ट हो जाएगा। और N1 हमेशा जो है जब भी दोबारा स्टार्ट होगा वो लंबा हो जाएगा, N2 लंबा हो जाएगा। तो मतलब हमारी पूरी स्लीप साइकिल क्या हो गई, नॉर्मल से हट के डिस्टर्ब हो गई। इस वजह से हमारा पावर नैप जो होता है वो
25 या 30 मिनट्स का होता है स्टेबल स्लीप तक। गॉट इट? Okay, got it. Like 25 to 30 minutes is the ideal time for a power nap. जी। स्टेबल स्लीप Okay. 25 मिनट्स तक है ना, तो अगर हम इसका एवरेज भी देखें तो 30 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं। Okay, we have some questions in the chat box. मुनीबा, आपका क्वेश्चन सही नहीं समझ आ रहा तो काइंडली आप सही से क्वेश्चन कर ले। एंड शाहबुल्ला यूसुफ जय सर कह रहे हैं कि हाउ टू स्लीप फॉर कंसेक्टिव 8 hours। आई ऑलवेज वेक अप आफ्टर एन आवर ऑफ स्लीप। हाँ, ठीक है। बीइंग अ मुस्लिम ना, यहाँ पर एक बात रखनी है कि हमारी स्लीप जो 8 आवर्स की है, ये कहीं पे भी मतलब प्रूव नहीं है। इवन रिसर्च भी इसको प्रूव नहीं करती कि हमने 8 घंटे ही सोना है। या आप ऐसे समझ लें कि एक मिथ है जो मशहूर हो गया कि हम लोगों ने 8 घंटे की स्लीप लेनी है। हमारी जो स्लीप साइकिल है ना, वो मैक्सिमम 4 to 5 आवर्स में मतलब कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। और अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारी स्लीप साइकिल बेहतर हो, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक तो हम 5 आवर्स की स्लीप लें, उसके बाद हम 3 आवर्स की, मतलब ब्रेक के बाद हम दोबारा 3 आवर्स की लें, ठीक है। वो इस तरह से हो सकता है कि हम अपना टाइम टेबल एडजस्ट करें। वैसे हमने इस प्रेजेंटेशन में भी बात डिस्कस करनी थी, वो इस तरह से कि आप इशा से लेके फजर तक टाइम को कैलकुलेट करें, उसको आप 3 पर डिवाइड करें, तो आपके पास 1/3 ऑफ स्लीप आ जाएगा कि वो क्या होता है। अब इसमें अगर हम 10-11 बजे भी सो रहे हैं, तो आप 4 बजे या 4:30 पे आप उठ जाए, ठीक है। उसके बाद जो बाकी के आपके 3 आवर्स है ना स्लीप के, वो आप जोहर के बाद मतलब 2 या 3, या फिर इवनिंग में असर से पहले पहले आप वो करके अपनी स्लीप साइकिल पूरी कर ले। मतलब 8 आवर्स, कंसेक्टिव 8 आवर्स की स्लीप जो है ना, वो कहीं पर भी नहीं है कि हमने इस तरह से सोना है, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यही था? यस, उनका यही क्वेश्चन था। ठीक है। We have another question from Muniba. Muniba is saying, what are the reasons for insomnia? ठीक है। इंसोमिया ना हमारे पास एक्चुअली, इसको हम ये कहते हैं कि हमें स्मूथ, जैसे हमारी स्लीप साइकिल, इस तरह की नींद नहीं आ रही होती, ठीक है। या फिर नींद आने में मुश्किल हो रही होती है, और एक दफ़ा नींद आ जाए तो फिर हमें प्रॉपर जो है नींद आ जाती है, ठीक है। एक्यूट इंसोमिया हमारे पास ना स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, कोई फैमिली प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसी टेंशन चल रही है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही, ठीक है। क्रोनिक इंसोमिया ये होता है कि आपको एटलीस्ट 3 वीक्स या फिर 3 मंथ्स आपको ऐसे हो गए हैं कि आपको मतलब 3 मंथ्स के अंदर कोई से ऐसे 3 वीक्स हैं जिसमें आपको नींद नहीं आ पा रही प्रॉपर, आप सो रहे हो लेकिन नहीं आ रही, ठीक है। एक रूटीन सी बन गई है। और इंसोमिया जो होता है ना, वो अगर हम इसको प्रोलॉन्ग देखें तो ये हमारे डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। हमारी फिजिकल जो होती है ना हेल्थ, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। मेनली इसका जो ऑनसेट होता है यही होता है कि स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से, या फिर आपकी ना डाइट में, आप अगर कैफ़ीन ले रही हैं, आप ज़्यादा कॉफ़ी पीती हैं सोने से पहले, आप निकोटीन मतलब चाय आप ले रही हैं, तो फिर भी आपका जो है ये इशू होता है कि आपको इंसोमिया हो जाता है। I hope मुनीबा आपको आपका आंसर मिल गया. We have another question from Rubina. What habits or techniques can help improve deep sleep and prevent abrupt sleep interruptions at night? ओके। इसका आंसर ना हम प्रेजेंटेशन में डिस्कस कर लेंगे। एक्चुअली हमारी प्रेजेंटेशन का जो थर्ड सेक्शन है ना, वो इसी पे है सारा। ओके श्योर। और भी क्वेश्चंस वैसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप क्वेश्चंस कंटिन्यू करना चाहेंगी या आप पहले सेशन कंप्लीट करना चाहेंगी? मेरे ख्याल से हम आगे चलते हैं, फिर अगर उसमें भी किसी के क्वेश्चन कवर ना हुए तो फिर हम एंड पे ले लेंगे। यस, ठीक है। बस बाकी क्वेश्चंस हम बाद के लिए रखते हैं, इन केस नहीं कवर हुए तो फिर हम वो पूछ लेंगे। यू मे कंटिन्यू। ठीक है। तो अभी तक हमने चीज डिस्कस की थी स्लीप और स्लीप के फेजेस। आगे हम थोड़ी सी मेडिकल की बात करने लगे हैं। इन केस आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने बता देना, हम इसको बहुत ज़्यादा इजी कर लेंगे, और अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको तो समझने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। हमारी स्लीप जो है वो रेगुलेट कैसी होती है, ब्रेन के अंदर ऐसे कौन से प्रोसेस होते हैं जो स्लीप को कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना है वर्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब ये होता है कि वट एवर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हो जाए, हमारा जो बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है ना, वो एक स्पेसिफिक लेवल पर सेट रहता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें टेम्परेचर की।
अगर बाहर आप इस टाइम लेट्स सपोज आप लोग किसी भी माउंटेन एरिया पे हैं, आप शोग्रान में है, वहाँ पे माइनस टेम्परेचर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही है। एट अ सेम टाइम आप में से कोई भी एक फर्द जो है वो किसी डेजर्ट एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है, लेट्स सपोज कोई थर में है। अब टेम्परेचर वहाँ पे कितना ज़्यादा हाई होगा, वहाँ पे 50 होगा, और कहीं पे जो है वो -2 -3 भी हो सकता है। लेकिन बॉडी का अगर इंटरनल टेम्परेचर देखें तो दोनों लोगों का इंटरनल टेम्परेचर सेट होगा 37 डिग्री सेल्सियस। वो वहाँ से ऊपर नीचे नहीं होगा। अब हमारी जो बॉडी है वो कुछ भी करेगी, लेट्स सपोज अगर आप बहुत ज़्यादा सर्दी वाले इलाके में हैं तो आपको शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब हमें शिवरिंग होती है ना कपकपी, तो हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही होती है ना, ताकि टेम्परेचर हमारा सेट रहे। इसी तरह से अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हमें इतना ज़्यादा पसीना आ रहा होता है कि हमारा मतलब बॉडी हमारी कूल डाउन हो जाए और हमारा जो टेम्परेचर है वो एक सेट लेवल पे रहे। इसी तरह से हमारी स्लीप जो है ना, उसका भी एक होम्योस्टेसिस होता है, उसको एडिनोसिन, एडिनोसिन आप हमारा एक न्यूरो होता है, आप इसको समझ लें एक केमिकल है। ब्रेन के अंदर डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरो कहते हैं, वो हमारी स्लीप को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ये हमारे पास स्लीप को कैसे रेगुलेट करता है? हमारे स्लीप के ना ब्रेन के अंदर दो सेंटर्स होते हैं, एक स्लीप को प्रमोट कर रहे होते हैं, एक स्लीप को इनहिबिट कर रहे होते हैं, ठीक है। एक मतलब आप समझ लें कि एक एक्टिवेट कर रहा है और एक उसको इनहिबिट कर रहा है, एक रोक रहा है। तो हमारे पास जो एडिनोसिन है वो उसको रेगुलेट इस तरह से कर रहा होता है कि वो स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स पे जाकर लग जाता है, ब्रेन को एक्टिव करता है, और हमारे पास बॉडी जो है वो स्लीप की तरफ चली जाती है। यहाँ पर एक केमिकल फॉर्मूला बनाया हुआ है, ये हमारे पास एडिनोसिन का है। अगर इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूँ ना, तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कैफीन का होगा, ठीक है। अगर आप नेट से देख लें तो कैफीन और एडिनोसिन बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं। तो हमारे पास जो ब्रेन है उसके सेल्स रिसेप्टर साइट्स पर नहीं वो डिफ्रेंशिएट कर पाते कि ये एडिनोसिन है या कैफीन है। तो अगर सोने से पहले आप चाय ले रहे हैं या फिर आप कॉफ़ी ले रहे हैं, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि हमारा रिसेप्टर उस कैफीन को एडिनोसिन की जगह बाइंड कर लेता है, और फिर हमें नींद नहीं आती, क्योंकि एडिनोसिन ने तो अपना प्रॉपर काम करना था, उसके थ्रू नींद आनी थी। लेकिन जब वहाँ पे कैफीन आ गया या उसकी जगह कोई भी और चीज़ आ गई है तो हमें नींद नहीं आती। दूसरा जो चीज़ है वो है सिरकाडियन रिथम, ठीक है, इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। अल्लाह ताला ने ना हमारे अंदर एक चीज़ फिट की हुई है कि हम लोगों की जो हार्मोन्स है, जो हमारे केमिकल्स हैं, उसने रोशनी के हिसाब से मूव करना है। जैसे कि इंसानों में नहीं, आप ये किसी भी जानवर में देख सकते हैं, आप प्लांट्स में देख लें, आप परिंदों में देख लें, जानवरों में उनका एक सेट टाइम है, उन्होंने रात को सोना है और उन्होंने दिन को अपना उठ जाना है, ठीक है। मतलब लाइट के थ्रू, डे लाइट के थ्रू उन्होंने अपना काम करना है। इसी तरह से जो हमारे अंदर सर्काडियन रिदम है ना, उसका भी यही है कि लाइट में हम लोगों ने जागना है और डार्कनेस में हम लोगों ने सो जाना है, ठीक है। अब आगे ना हम इसका एक वो थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले ना साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये था कि हमारे ब्रेन के अंदर कोई न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस भी नहीं, उन्होंने कहा था ब्रेन के जो सेल्स होते हैं वो 24 आवर्स में से 12 आवर्स जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आफ्टर 12 आवर्स वो फैटीग होता है, मतलब थक जाते हैं, और वो जो है ना स्लीप की तरफ इंसान चला जाता है। लेकिन अगर हम इसको डीप स्टडी करें ना, तो हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ था। ये जो है ना हमारे पास, ये होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन। रेटिकुलर फॉर्मेशन ना एक्चुअली हमारा समझ लें कि न्यूरॉन्स का नेटवर्क होता है ब्रेन के अंदर। ये पूरा ब्रेन है, इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास न्यूरॉन्स हैं। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स का पूरा एक जाल होता है, पूरा एक नेटवर्क होता है। जब हम लोगों ने इस पार्ट को कट ऑफ कर दिया ना, यहाँ पे हम लोगों ने जब ट्रांजेक्शन की, तो हमने देखा कोई भी जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट वाला सब्जेक्ट है वो सो नहीं पाता। मतलब कि हमारी जो स्लीप है वो ख़त्म हो जाती है कब? जब हम लोग इस एरिया को काट देते हैं। इसका मतलब कोई ना कोई न्यूक्लियस, कोई ना कोई ऐसा पार्ट इस लेवल से नीचे मौजूद है जो पूरे ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है कि सो जाए। यानी कि कोई ना कोई ऐसा स्टिमुलस या न्यूक्लियर है जो पूरे ब्रेन को एक मैसेज भेज रहा है कि अब एक्टिव हो जाओ, अब सोने का टाइम आ गया है, ठीक है। अब हमें जो मोस्ट हमारे पास वो अभी रिसर्च है ना, वो यही है ऑथेंटिक रिसर्च, कि हमारे यहाँ पे होते हैं रैफे न्यूक्लियर रेटिकुलर फॉर्मेशन के इधर। तो जो हमारे पास रैफे न्यूक्लियर होते हैं ना, ये रिलीज करते हैं एक केमिकल को या फिर न्यूरोट्रांसमीटर को, जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। ये जो सेरोटोनिन होता है ना, ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, यहाँ पर जाके लिम्बिक सिस्टम में जाके ना मैसेज दे रहा होता है कि अब हमने स्लीप का जो वो वाला सेंटर है ना, जिसने नींद दिलवानी है, स्लीप एक्टिवेट करनी है, वो जो है ना वो एक्टिव हो जाए। अच्छा, सेरोटोनिन के अगर हम रोल देखें ना, तो वो भी हमें प्रूव करते हैं कि हाँ, ये हमें ना हमारी इस रिसर्च को
वो सपोर्ट करता है। उसमें ये है कि ये हमारी एंजाइटी को कम करता है, ये प्रीकर्सर ऑफ मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन भी आप एक वर्ड याद कर लें, मेलाटोनिन जो है वो हमारा स्लीप हार्मोन है, ठीक है। ये भी हमें ना नींद के लिए चाहिए होता है, हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारी स्लीप और वेक को कंट्रोल करता है, एपिटाइट रेगुलेशन और पेन मॉड्यूलेशन, ये सारे काम सेरोटोनिन करता है। अपनी इस रिसर्च को प्रूव करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने ऐसी ड्रग्स दी एक इंसान को जिससे उसके सेरोटोनिन की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाए, यानी कि सेरोटोनिन या तो प्रोड्यूस ना हो, और अगर हो भी रहा है तो वो इनएक्टिव हो जाए, या फिर जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ब्रेन के रिसेप्टर्स जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अगर मिलता जुलता स्ट्रक्चर हो तो वो किसी और को लगा लेते हैं, ठीक है। तो अब सेरोटोनिन की जब हम लोगों ने ब्लॉकेज करवा दी तो वो पर्सन नहीं सो पाया। इसका मतलब हमारी यहाँ पे रिसर्च प्रूव हो गई कि सेरोटोनिन ही ऐसा हमारे पास केमिकल है जो एक्टिवेट कर रहा है दूसरे ब्रेन सेंटर्स को कि हमारी स्लीप साइकिल स्टार्ट हो, और अगर हम इसको ब्लॉक कर देते हैं तो नींद नहीं आ पा रही, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर हमारी रिसर्च एंड नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिलकर हमारी स्लीप को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना वो इस स्ट्रक्चर को समझना है। हम इसको देख लेते हैं ब्लू कलर से। हमारे पास जो हमने सिरकाडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक पढ़ा, वहाँ पे ये देखें, अगर हमारे पास डे लाइट है, सूरज निकला हुआ है, अब आपको पता है लाइट जो होती है वो कंपोज ऑफ हुई होती है 7 डिफरेंट लाइट से। तो जब हमारे पास ये वाली लाइट्स हमारी आइज के थ्रू जाती है हमारे सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस में, ये हमारे पास ना हाइपोथैलेमस है, ये वाला एरिया ब्रेन का पार्ट जो है वो हाइपोथैलेमस है, ठीक है। अब इस हाइपोथैलेमस में हमारे पास जब ये सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस हमारा एक्टिवेट हो जाता है, वो कहता है हमारे पास डे लाइट आ रही है, तो वो ब्रेन को एक्टिव कर देता है कि आप जो है ऐसे केमिकल रिलीज करें, आप मेलाटोनिन की एक्टिविटी ज़्यादा करवा दें, क्योंकि ये पेशेंट जो है, ये पर्सन जो है ये सोने लगा है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूँ, ओके, अगर मैं डे लाइट को रिप्लेस कर दूं, लेट्स सपोज फ़ोन की लाइट से या फिर लैपटॉप की लाइट से। आपको पता है लैपटॉप की लाइट जो होती है या फिर फ़ोन की लाइट जो होती है उसमें भी हमारे पास क्या होती है, ब्लू वेवलेंथ वाली लाइट होती है। तो अगर ये वाली लाइट हमारी आइज के थ्रू जाके सुप्राचियास्मेटिक न्यूक्लियस को एक्टिवेट कर रही है, तो ब्रेन आपको क्या लगता है कि रिस्पॉन्स करेगा या फिर नहीं करेगा? करेगा। ऑफ कोर्स करेगा। मतलब कि हमारे ब्रेन में इतनी पावर नहीं है कि वो डिफरेंशिएट कर पाए कि इस टाइम जो मेरी आइज़ में मेरे पास जो सिग्नल आ रहा है लाइट का, वो वीदर वो सनलाइट का है या फिर वो फ़ोन की लाइट का है या फिर वो मोबाइल की लाइट का है। अब आ गया ना यहाँ पे ब्लू लाइट का सिग्नल, तो उसने यही कंसीडर करना है कि डे लाइट है, और मैंने किसको रिलीज़ करना है, कोर्टिसोल को। मैंने मेलाटोनिन को रिलीज़ नहीं करना, मेलाटोनिन को डिक्रीज़ कर देना, इसकी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, जो हमारे पास बाकी भी स्लीप फैक्टर्स हैं वो भी प्रोड्यूस नहीं होंगे, मतलब ब्रेन एक्टिव ही नहीं होगा सोने के लिए। इसी वजह से हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये होता है कि हम लोग फ़ोन वगैरह रात को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, क्योंकि इस टाइम हम फ्री होते हैं, तो हमारा कोर्टिसोल हाई हो जाता है। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि वो रात के टाइम ज़्यादा एक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिन के टाइम, ज़्यादा अच्छा रात को पढ़ा जाता है, ज़्यादा अच्छे काम रात को हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम ब्रेन एक्टिव होता है। हालांकि उस टाइम ब्रेन एक्टिव नहीं होता, नेचुरली हमने उसको इस तरह से बना दिया होता है कि उसको एक्टिव होना पड़ता है, कि मेरे पास उसको मुसलसल सिग्नल्स मिल रहे होते हैं और हमारा कोर्टिसोल हाई होता है। इसके अलावा हमारे पास ऑरेक्सिन, ये एक और हमारे पास ना न्यूरॉन है, इसको हम ना हाइपोक्रेटिन भी बोलते हैं। अच्छा, न्यूरॉन्स जब हाइपोक्रेटिन बनाते हैं ना, ये हमारे पास जब दिन का टाइम होता है तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब जैसी रात होती है तो ये कम हो जाते हैं। इसका मतलब कि जब ये हमारे पास कम होंगे तो इंसान सो जाएगा, और जब ये हमारे पास ज़्यादा होंगे तो इंसान जाग जाएगा। इसके अलावा हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू ये किया कि जब इंसान को या किसी भी मैमल को बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो उसको मतलब जगाए रखा, और उसके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है आप समझ लें कि एक हमारे ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है ना, जैसे ये वाला ब्रेन है, और ये नीचे हमारी होती है स्पाइनल कॉर्ड। इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। हमने जब इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को यहाँ से इंजेक्ट आउट किया, हमने यहाँ से थोड़ा सा फ्लूइड लेके जब स्टडी किया, तो उसके अंदर हमें डिफरेंट तरह के ना पेप्टाइड्स मिले। इनमें से एक हमारे पास म्यूरल पेप्टाइड है, इसके अलावा हमारे पास और भी स्लीप इंड्यूसिंग पेप्टाइड होते हैं, ठीक है, वो भी हमारे पास मिले, जो कि हमें ये प्रूव करते हैं कि ये सारे फैक्टर्स तब रिलीज होते हैं जब इंसान जो है वो
सो रहा होता है, स्लीप के साथ होते हैं। दो तीन हम लोगों ने याद कर लिए। एक हमने होम्योस्टेसिस में देखा एडिनोसिन, फिर हमने देखा हमारा स्लीप हार्मोन क्या था, सेरोटोनिन था, जो कि इनिशिएट करवा रहा होता है एक्टिविटी। फिर हमने डिस्कस किया मेलाटोनिन, जो कि हमारी रेगुलेट कर रहा होता है स्लीप साइकिल को। और बाकी छोटे छोटे काफ़ी फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए, और एक्सिड और म्यूरल पेप्टाइड। ठीक है, आगे ना हमने एक पढ़ना है स्विच। जैसे हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, इसी तरह से हमारी जो स्लीप और अवेक साइकिल है ना, ये भी स्विच की तरह होती है। हमारे उसी हाइपोथैलेमस में एक सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं VLPO, वेंट्रोलेटरल प्री ऑप्टिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड है ना ऑप्टिक, जैसे हमने ऊपर सुप्रा चियास्मेटिक बोला था, अब ऑप्टिक, ऑप्टिक का मतलब होता है आइस। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे भी ये वर्ड आ गया ना, उससे आपने अंदाजा लगा लेना कि आई से लिंक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ना वेंट्रोलेटरल प्रीऑप्टिक न्यूरॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे ना जब हमारे पास रात होती है, हमें कोई भी लाइट का सिग्नल नहीं मिल रहा होता, तो ये गैबा को रिलीज करती है। गैबा इतना न्यूरो ट्रांसमीटर है, अगेन ये जितना ज़्यादा रिलीज होगा ना, उतनी ज़्यादा हम अपनी स्लीप की तरफ जाएंगे। जितना ये कम रिलीज होगा, उतना हम क्या करेंगे, हम जागेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास एक आइडियल ग्राफ है। एक्चुअली मेजोरिटी ऑफ अस इस ग्राफ के अकॉर्डिंग लाइफ नहीं गुजारे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ना हमारा जो कोर्टिसोल होता है वो दिन के टाइम मैक्सिमम होता है, और जो हमारा मेलाटोनिन होता है स्लीप वाला, वो हमारा रात के टाइम मैक्सिमम होता है। कोर्टिसोल को ना हम एक और नाम से याद करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। अगर आपको नाम नहीं याद होते ना हार्मोन के, जो नॉन मेडिकल है, तो वो बस इसको इस तरह से याद कर लें, कोर्टिसोल हमारा स्ट्रेस हार्मोन है और मेलाटोनिन जो है वो हमारा स्लीप हार्मोन है। तो जैसे ही हमारे पास सुबह होती है, हमारा कोर्टिसोल रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और वो अपने मैक्सिमम पे कब पहुंचता है, 12-1 बजे। ठीक है, जब दिन का पीक होता है। फिर जिस तरह से असर के बाद मगरिब तक हमारे पास अंधेरा होने लगता है, तो हमारे पास कोर्टिसोल ग्रेजुअली कम होता रहता है। और जैसे जैसे ये ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो हमारे पास मेलाटोनिन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। अब मेलाटोनिन, अब जो हम लोग हैं, अब हमें क्या होता है, हमारा अगर हमारी स्लीप साइकिल सही नहीं है, तो हमें दिन के टाइम भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। ठीक है, किसी भी काम में मतलब हमारा दिल नहीं लग रहा होता है, थोड़ी थोड़ी देर बाद हमें ज़्यादा नींद आ रही होती है। उसकी वजह ये होती है कि जो हमारा मेलाटोनिन होता है ना, वो रात को रिलीज़ होता ही नहीं है, उसकी जगह ले लेता है कोर्टिसोल। और वो दिन के टाइम थोड़ा 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 रिलीज़ हो रहा होता है। वैसे उसने होना था अंधेरे में, लेकिन जब डार्कनेस उसको मिल ही नहीं रही, हम खुद ही इतने डल हुए हुए हैं, तो वो इतने चंक्स में रिलीज़ हो रहा था कि ना हम प्रॉपरली सो पाते हैं, ना हम जाग पाते हैं, हम बीच में ट्रांजिशन स्लीप वाली स्टेट में होते हैं। ठीक है, ओके। आगे हमारे पास एक फैक्ट है, वो है पेन एंड स्लीप रिलेशन। ओके, ये रिलेशन है, पेन और स्लीप का रिलेशन क्या है। देखिए, जब हम सो रहे होते हैं तो क्या हमें पेन फील हो रही होती है? क्या हमें सोते हुए वो वाली पेन तो फील होती नहीं है? होती, लेकिन ज्यादा वाली होती है। ज़्यादा वाली हमें सोने ही नहीं देती, क्योंकि अगर हम एक दफ़ा स्लीपिंग फेज में चले जाए ना, तो हमारे पास पेन ख़त्म हो जाती है। पता है कैसे ख़त्म होती है? अभी हमने एक हार्मोन पढ़ा था, सेरोटोनिन। सेरोटोनिन ना बहुत ज़्यादा काम करता होता है, एक उसका काम है पेन मॉड्यूलेशन। अब हमारे पास ना ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, ये हमारा ब्रेन है, और ये जो नीचे है ना, ये हमारी स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड का काम होता है ब्रिज की तरह, इसने पूरी बॉडी को ना ब्रेन के साथ जोड़ना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये सिग्नल, लेट्स सपोज किसी को काम करते हुए कट लग गया है, वैसे इसका हाथ ही नहीं है, काम करते हुए फिंगर पे कट लग गया, या फिर किसी का बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया और उसको पाँव पे चोट लग गई है। अब यहाँ पे पेन के सिग्नल्स हमारे स्पाइनल कोड के पास जा रहे हैं कि यहाँ पे पेन हो रही है। वो आगे ये लेके जा रहा है पेन के सिग्नल्स ब्रेन तक, और ब्रेन मतलब उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है कि मूव कर लो या रो, या जो भी वो कह रहा है, वो हमें सिग्नल्स दे रहा होता है। लेकिन सेरोटोनिन क्या करता है, ये जब हमें स्लीप हमारी साइकिल स्टार्ट कर रहा होता है ना, ये इन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। ये ब्रेन तक पेन के सिग्नल्स ही नहीं जाने देता। इस वजह से अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में हो, या इमरजेंसी में, आपने देखा होगा उनको हम कहते हैं कि नींद के इंजेक्शन लगा दिए। ठीक है, ताकि वो स्लीपिंग फेज में चला जाए। इसके अलावा जो पेन होती है ना, उसको स्लीप जो होती है उसको हम एक कहते हैं सिकनेस इंड्यूस्ड स्लीप। सिकनेस इंड्यूस का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो हम लोग ज़्यादातर सोते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारा ब्रेन रेगुलेट कर रहा होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, वो एक्टिवेट हो जाता है हमारे उस फेज में।
क्या कहते हैं, जो REM वाला है या फिर जो स्टेबल स्लीप है, और वो मेन फोकस उसी तरफ कर रहा होता है कि हमने इस पर्टिकुलर टास्क ही करना है, इस इन्फेक्शन को ख़त्म करना है, या इसको इसके अगेंस्ट हमने क्या कहते हैं एंटीबॉडीज़ बनानी है, किसी तरीके से इसको रिमूव करना है। तो स्लीप के दौरान हमारी जो पेन के सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक नहीं जा रहे होते, और अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन हो तो फिर हमें वो इतना ज़्यादा मतलब सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता है कि हमारी स्लीप भी अचीव नहीं हो रही थी, फिर हमें ऐसी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, ऐसी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं जिससे हम सो जाएं और हमारे पेन के सिग्नल्स ब्रेन तक नहीं जाएं। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर ना ये वाला कंसेप्ट बहुत मज़े का है जिसको हम कहते हैं न्यूरल हाउसकीपिंग। एक्चुअली अल्लाह ताला ने ना ब्रेन के अंदर एक नेचुरल ये प्रोसेस रखा है कि उसने अपने आप को क्लीन करना होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी घर होता है, उसमें स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनका टास्क होता है घर को साफ करना। इसी तरह हमारे ब्रेन के अंदर क्लीनिंग स्टाफ होता है जिसका नाम होता है ग्लायल सेल्स। इनका काम होता है कोई भी मतलब रिएक्शन हुआ है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन हुआ, उसमें कोई ऐसा प्रोडक्ट बन गया जिसका कोई काम नहीं, उसको ब्रेन से रिमूव करना। कोई भी सेल डेड हो गया है, उसको रिमूव करना। कोई भी मतलब ऐसा पार्टिकल, इन्फेक्शियस पार्टिकल आ गया, कोई भी यूजलेस चीज़ ब्रेन में पड़ी है, तो उसको क्या करना होता है, ख़त्म करना होता है। लेकिन अब देखिए, जब हमारे पास हमारी स्लीप साइकिल ही नॉर्मल नहीं है, हम लोग डीप स्लीप, अब ये काम कब होगा, डीप स्लीप में। ये बस आपने याद रखना है कि मेन हमारे पास ये वाले काम हो रहे होते हैं डीप स्लीप में। जब हम पावर नैप लेते हैं, या फिर हम कोई भी शॉर्ट टर्म हमारी स्लीप है, या फिर बार बार हम स्लीप से उठ रहे हैं, इंजोमिया का इशू है, तो हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते। तो जब हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते तो हमारे ग्लायल सेल्स जो होते हैं वो अग्रेसिव हो जाते हैं, और वो अग्रेसिव होकर नेचुरल और हेल्दी सेल्स जो होते हैं ना ब्रेन के, इन पर ही अटैक कर देते हैं। और जैसे ही ब्रेन के सेल्स पर अटैक होता है तो ब्रेन के सेल्स की न्यूरॉन्स जिनको कहते हैं उनकी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारे ब्रेन के और जो आइस के सेल्स होते हैं ना, ये दोबारा रीजनरेट नहीं करते, मतलब जितने हैं उतने ही रहते हैं। आप इनके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकी कॉजेज़ को देख सकते हैं, लेकिन इन सेल्स को दोबारा रीजनरेट नहीं करवा सकते। तो अगर हम लोग हमारी स्लीप 3 वीक्स से ज़्यादा डिस्टर्ब है और हम डीप स्लीप तक नहीं जा पा रहे, तो 13% हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ना, उनको ग्लायल सेल्स खुद ही ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। तो अगर 24 आवर्स हम लोग नहीं सोते तो हमारा क्या होता है, ब्रेन माइक्रो स्लीप ले रहा होता है। अगर हम मतलब 24 आवर्स, वैसे एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी था, आई थिंक उसका नाम मैं आपको बताती हूँ। हाँ, 1986 के अंदर रॉबर्ट मैकडोनल्ड ने किया था, और वो 19 डेज जागते रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी इसलिए रिमूव कर दिया क्योंकि ये कोई एक नेचुरल या कोई हेल्दी वो एक्सपेरिमेंट नहीं था। इससे फिजिकल जो कहते हैं ना ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गया था, सेंसरी लॉस होना स्टार्ट हो गया था, इसलिए इस तरह के रिकॉर्ड्स बनाने पे भी कोई भी वो अप्रिशिएट नहीं किया जाता इसको। तो जो हमारे पास अगर हम 24 आवर्स तक जागते रहते हैं ना, तो हमारा ब्रेन माइक्रो स्लीप में चला जाता है। वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहा होता है कि अब सोया जाए, अब सोया जाए। या फिर हम इस तरह से कह जाते हैं, जो ड्रग इंड्यूस्ड हमारी कंडीशन होती है, या फिर जैसे कुछ लोग जो नशा करते हैं, तो उनको आपने देखा होगा, जिस तरह से वो होते हैं ना, उस तरह से हमारी हालत हो जाती है अगर हम 24 आवर्स से ज़्यादा ना सोएं। अगर हम 36 आवर्स तक ना सोएं तो हमारी जो ब्रेन है ना, वो इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है कि शायद कोई डैमेज हुआ है, शायद कोई हमारी बॉडी का इतना बड़ा रिएक्शन हो गया, कोई मेटाबॉलिक लॉस हो गया कि उसको अपनी एक्टिविटी ज़्यादा करनी पड़ रही है। अगर हम 48 आवर्स तक नहीं सोते तो हमारा ब्रेन जो है हम लोगों को स्लीप के इतने स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स दे रहा होता है कि विदाउट मतलब इसको कंसीडर किया कि हम किस पोजीशन में है, किस जगह खड़े हैं, किस तरह से है, हम सोने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर किसी छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो तो वो बैठे बैठे भी सोने लगता है। ठीक है। इसी तरह से 48 आवर्स तक अगर हम ना सोए तो हमारा ब्रेन इतनी मतलब होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हुए इतनी पावरफुल हमें सिग्नल्स दे रहा होता है कि बस हम सो जाएं। ठीक है। और अगर कोई 72 आवर्स तक जागता रहता है विदाउट अ सिंगल स्लीप, तो हमारे पास क्या होता है, सेंसरी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और हमारे पास हेलोसिनेशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रेन को नॉर्मल वर्क करने के लिए ना प्रॉपर स्लीप के फेजेस चाहिए होते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फेज उसको डीप स्लीप चाहिए होता है। अब हम जो है ना, हम में से कोई भी 72 आवर्स तक जागता नहीं रहता, लेकिन हमारी जो रेगुलर स्लीप होती है ना, उसमें डीप स्लीप नहीं होती। तो अगर हमें कंपेयर किया जाए ना 72 आवर्स जागने वाले लोगों से, और अगर हमें डीप स्लीप नहीं है, तो हमारा कहीं ना कहीं जो कंपैरिजन है वो सेम ही है। हमें भी सेंसरी लॉस होने लगेगा, हमें भी मेमोरी लॉस होने लगेगा। जिनकी स्लीप ज़्यादा डिस्टर्ब होती है ना, आप उनको देखिएगा, उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा वीक होती है, उनको याद नहीं रहता कि कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो याद होगी, लेकिन शॉर्ट टर्म उनको भूलने लगती है। ठीक है। यहाँ तक हमारा सेकंड जो प्रेजेंटेशन का था ना, केमिकल्स और फैक्टर्स जो हमारी स्लीप को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो एंड हो गया। यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं।
Kinza, I think we should continue and prepare. ओके, ठीक है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया ना वो सारा हमारा था प्रॉब्लम्स, इश्यूज और एक पूरा सेटअप कि स्लीप होती क्या। अब हम लोग ना इसका सॉल्यूशन सबसे पहले देखेंगे सुन्नह के अकॉर्डिंग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम लोगों को स्लीप के बारे में क्या क्या बताया। सिर्फ चंद अहादीस है जो मैंने यहाँ पे कोट किए, वरना इस पे पूरी एक डिटेल भी मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास ये आता है, व्हेन यू गो टू बेड परफॉर्म वुजू एज यू डू फॉर प्रेयर, देन लाई डाउन ऑन योर राइट साइड। ठीक है। अब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें स्लीप की जो हैबिट बताई है वो ये कि जब आपने सोना उससे पहले आपने क्या करना है, वजू करना है और आपने राइट साइड पर सोना है। ठीक है। अच्छा, अगर हम अब पहले हम इसको इस लेंस के थ्रू देखते हुए ना जो हमारे पास मॉडर्न साइंस है उससे कंपेयर करते हैं। तो हमारी जो मॉडर्न साइंस है ना उसमें अगर हम स्लीप का सर्च करें तो हमेशा यही आता है कि आपने राइट साइड पर सोना है। अच्छा, राइट साइड पर सोने का मतलब ये होता है एक्चुअली, इधर मैं ड्रॉ करती हूँ। अगर हम अपनी बॉडी को ड्रॉ करें ना इस तरह से करके, ठीक है, तो जो हमारे पास राइट साइड होती है यहाँ पर क्या मेजर स्ट्रक्चर होता है, आप में से किसी को आइडिया है? राइट साइड पर हमारा कौन सा ऑर्गन होता है और लेफ्ट पे कौन सा होता है? Stomach and स्टमक हमारा मिड में ही होता है। ठीक है, ओके। राइट साइड पे liver. एक्चुअली हमारा ओके ओके, राइट साइड पे ना हमारे लीवर का पोर्शन होता है। और अगर हम लेफ्ट साइड पर देखें ना तो लेफ्ट साइड पर हमारे सबसे पहले हार्ट आ जाता है। ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हार्ट और हमारा अगर हम स्टमक देखें ना तो स्टमक का जो हमारे पास मेजर पोर्शन होता है वो हमारी लेफ्ट साइड पर आता है। इसके अलावा अगर हम अपनी इंटेस्टाइन देखें ना तो इंटेस्टाइन का जो मेजर हमारे पास कर्व्स होते हैं वो भी हमारे पास लेफ्ट साइड पर आते हैं। तो अगर हम लोग सोते हुए अपनी राइट साइड पर सोए, राइट साइड पर सोने का मतलब ये है कि आपकी लेफ्ट बॉडी जो होगी वो ऊपर आ जाएगी। तो ये हमारे पास आइडियल पोजीशन है हार्ट के लिए कि वो सर्कुलेशन को मेंटेन कर सके। हार्ट जब ऊपर आ जाएगा उसके ऊपर लोड नहीं आएगा। और सोने के लिए वर्स्ट पोजीशन ये है कि हम उल्टे सोए। उल्टे मीन्स बिल्कुल हमारी बॉडी जो है वो डाउनवर्ड होगी। क्यों? उस टाइम हम जब सो रहे होते हैं ना तो मैंने आपको अभी भी बताया कि ब्रेन का मेन फोकस होता है कि उसने डीप स्लीप में जाके अपने अंदर के काम करने हैं, अपनी मेमोरी वगैरह को रिस्टोर करना है। ना कि वो ये देखता है कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, टेम्परेचर कैसा है, सर्कुलेशन कैसी है। इसी वजह से जब हम सो रहे होते हैं और हमारा कोई भी हाथ या फिर पाँव बेड से नीचे लटक रहा होता है या फिर हमारे अपने ही सर के नीचे इस तरह से होता है कि उसकी सर्कुलेशन कंप्रोमाइज हो रही है, तो उसमें नमनेस आ जाती है, वो सुन्न हो जाता है। ठीक है। और चाहे जितनी मर्जी वर्स्ट सर्कुलेशन हो, ब्रेन जो है वो उसको सही नहीं करता। क्यों? क्योंकि उस टाइम ब्रेन डीप स्लीप की तरफ फोकस्ड होता है। इस वजह से अगर हम राइट साइड पर सोते हैं तो हमारी हार्ट पे लोड नहीं आता, सर्कुलेशन बेहतर होती है। और राइट साइड पर सोते हुए अपने हाथ को कहा गया है कि आपने अपने फेस के नीचे रखता है। ठीक है। सेकंड हमारे पास आती है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसलाइक स्लीपिंग बिफोर इशा एंड टॉकिंग एक्सेसिवली आफ्टर इट। ठीक है। अच्छा, सोने अगर हम इशा से पहले सोते हैं ना तो आपने वो कोर्टिसोल और मेलाटोनिन वाला हार्मोन वो जो है ना ग्राफ वो रिवाइज कर लेना एक दफ़ा कि हमारा एक्चुअली मेलाटोनिन हाई कब होगा, जब हमारे पास मिड नाइट होगी ना। तो अगर हम ईशा से पहले सोते हैं हमारा मेलाटोनिन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। और जब हमारे पास एक्चुअल डार्कनेस होती है, रात होती है, तब हमारा मेलाटोनिन नहीं, तब हमारा कोर्टिसोल, मतलब अगर लेट्स सपोज सब में से कोई भी इस टाइम सो जाता है और वो उठता है 10 या 11 बजे तो ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी एकदम से बहुत ज़्यादा होगी और उसमें कोर्टिसोल ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ से ही हमारी स्लीप जो है ना, स्लीप साइकिल उसकी डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई कि रात के टाइम 12-1 बजे हमारा कोर्टिसोल जो है वो मैक्सिमम हो गया। और अगर हम लोग सोने से पहले कोई डिस्कशन करते हैं, ख़ास तौर पे अगर वो कोई अग्रेसिव डिस्कशन है, मतलब अपने रूममेट के साथ या किसी भी पार्टनर के साथ जिसके साथ हम रूम शेयर कर रहे हैं, अगर हम कोई भी बहुत लंबी किसी भी टॉपिक पे डिस्कस करके सो जाते हैं या फिर सब कुछ हो रहा है, अगर हम किसी इंसान से भी डिस्कस नहीं करते, हम कोई भी पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और हम उसके बाद सो जाते हैं, तो हमारी ख्वाब में सिर्फ एक चीज़ चल रही होती है, वो होती है कि हमारा पेपर किस तरह से होगा। मतलब इतनी डिस्टर्ब स्लीप होती है, इतनी डिस्टर्ब स्लीप होती है कि हम लोग डीप स्लीप तक पहुंचते ही नहीं है, बल्कि हम स्टेबल स्लीप के अंदर ही उस ख्यालात में होते हैं कि हमारा पेपर होगा या कोई ना कोई टेंशन। तो इस वजह से हम लोगों ने सोने से पहले एक्सेसिव डिस्कशंस को, खास तौर पे जो कोई अग्रेसिव डिस्कशन है उसको अवॉइड करना है।
नेक्स्ट हमारे पास वही आ जाता है कि हम लोगों ने राइट साइड पर सोना है। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक और हदीस है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले एक दुआ पढ़ते थे, वो क्या थी? बिस्मिका अल्लाहुम्मा अबूतु व अहिया, ठीक है। ओके। तो इस दुआ को हम अगर लिंक करें अपनी फर्स्ट स्लाइड से, मैंने आपको स्लाइड के स्टार्ट में एक आयत बताई थी, आई थिंक वो लोड हो जाए यहाँ पे। ठीक है, हमने ये वाली आयत डिस्कस की थी कि अल्लाह ताला कुछ रूहों को अपने पास बुला लेते हैं जब इंसान जो है जब सो रहा होता है, तो और कुछ को अल्लाह ताला वापस भेज देते हैं। तो जब इंसान सो रहा होता है ना, तो सबकी रूहें अल्लाह ताला के पास होती हैं, लेकिन किसी भी इंसान को पता नहीं होता। इवन मतलब जैसे मैं आज सोऊंगी, मुझे नहीं पता कि मैं ही उस रूह में से हो सकती हूँ जिसकी रूह उस इंसान में से हो सकती हूँ जिसकी रूह वापस आए या फिर ना आए। तो जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, कौन है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन वैसे? एनी आइडिया? शैतान। जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है ना, शैतान, उसने इस बात को इतना सीरियस लिया हुआ है, वो इस साइकोलॉजी को, सारी स्लीप साइकोलॉजी को जानता है। वो क्या करता है, वो हमारे सोने से पहले हमारे कान में वसवसे डाल रहा होता है कि तुम्हारा अंजाम बुरा हो, तुम्हारा अंजाम बुरा हो, तुम्हारा अंजाम बुरा हो। सिर्फ इस वजह से वो ये वसवसे डाल रहा होता है, ताकि हम लोग अगर इसी ख्याल में इसी चीज को सोचते हुए सो जाए, तो हमारा एंड जो है वो ईवल पर हो, ठीक है। अब यहाँ पर ना अक्सर हम लोग क्या करते हैं, सोने से पहले हम ये सोच रहे होते हैं कि हम लोगों ने आज किसी के साथ क्या किया, मतलब सिंपल हम जो हमारा सेल्फ एनालिसिस होता है या फिर जो तस्के नफ्स होता है, वो हम रात के टाइम करते हैं। एक्चुअली ये वो वाला टाइम नहीं है जब हमने तस्के नफ्स करना है। वो जो आइडियल टाइम है वो भी हम डिस्कस करेंगे, वो कौन सा है। रात को सोने से पहले सिर्फ हमारी एक हैबिट होनी चाहिए, वो है ग्रेटिट्यूड। हमने अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना है, और हम लोगों ने ये दुआ पढ़नी है कि अल्लाह ताला आपके ही नाम से मैं सो रहा हूँ और आपके नाम से ही मैं जागता हूँ। यहाँ पे वर्ड जो है ना डाई यूज हुआ है। डाई का मतलब यही है कि मतलब जब इंसान सो रहा होता है उसको नहीं पता होता कि वो सुबह उठेगा या नहीं उठेगा। तो शैतान तो अपनी ड्यूटी दे देता है कि वो हमारे दिल में वसवसे डाल रहा होता है, कोई भी इवल थॉट, कोई भी क्या कहते हैं, ओवर थिंकिंग। एक्चुअली जो ओवर थिंकिंग होती है ना, वो भी इस टाइम परफेक्ट होती है। अगर किसी ने जो भी ओवर थिंकर है ना, अगर हम उनका प्रैक्टिकल करें, हम अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में या फैमिली में किसी से भी पूछें कि ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा कब होती है, तो वो यही कहेंगे हमें नींद नहीं आती, सोने से पहले हमें अजीब अजीब ख्यालात आते रहते हैं, ठीक है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका क्या तरीका बताया? एक तो हमने दुआ पढ़नी है, उसके अलावा एक बंडल है सूरतों का। वो कौन सा है? सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास। अगर आप इस सूरत के तर्जमा देखें ना, उर्दू में अगर आप पढ़ें, तो आपको इसके तर्जमे में यही चीज़ मिलेगी कि हम अल्लाह ताला से प्रोटेक्शन मांग रहे होते हैं, हासिद की, हसद की और शैतान के वसवसों की। मतलब इन सूरतों का तर्जमा पढ़ के आपको आइडिया होगा कि ये कितनी रेलिवेंट है हमारे मिशन के साथ, कि हमने सोने से पहले अल्लाह ताला से एक्चुअली क्या मांगना है। साथ ही हमारे पास आ जाता है आयतल कुर्सी, ठीक है। आयतल कुर्सी भी एक्चुअली अगर आप इसका तर्जुमा देखें ना, तो इसमें हम अल्लाह ताला से ये हम अपने आप से डिस्कस कर रहे होते हैं, हम इस बात को मान रहे होते हैं कि अल्लाह ताला कितने सुपीरियर है, अल्लाह ताला जो है वो कितने पावरफुल है, वो कादिर है, ठीक है। और अल्लाह ताला क्या करते हैं, एक एंजल को भेज देते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करता है और शैतान को हमारे करीब नहीं आने देता, क्योंकि शैतान ने हमारे सोते हुए भी अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उसने हमें बुरे ख्यालात ही देने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को सीरियसली कंसीडर करना है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन नफिल नमाज कौन सी है हमारे पास? तहज्जुद की। अब तहज्जुद जो है ना, हमारे मुसलमानों के लिए एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अ, इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। वर्च्यू ऑफ तहज्जुद में वो ये कि हमारे पास सूरह इसरा का अगर हम तर्जमा देखें, ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द नाइट प्रे तहज्जुद एज एन एक्स्ट्रा प्रेयर फॉर यू, इट मे बी बेटर दैट योर लॉर्ड विल रेज यू टू अ प्रे स्टेशन, ठीक है। तो हम में से हर किसी के कोई ना कोई लाइफ के गोल्स होंगे, कोई ना कोई मिशन होंगे, चाहे वो फैमिली कोई गोल्स हो, कोई फाइनेंशियल हो, कोई कैरियर हो, कोई एजुकेशनल गोल्स हो। अब उस तक हमें पहुंचने के लिए ना मतलब हम चाहते हैं कि हम उस तक पहुंचे, तो उसका हमारे पास की क्या है? वो है तहज्जुद की नमाज। हमने इस टाइम उठना है। और मैंने आपको कहा था कि हमारे पास तज़किया नफ्स करने का जो टाइम है वो सोते हुए नहीं है, तो वो जो टाइम है वो आइडियल टाइम ये है कि हम इस टाइम उठें, मतलब 1/3 ऑफ नाइट में। 3:30 हो गया, 4:30 हो गया, 5 o'clock हो गया आजकल, तो ये वाला टाइम है आइडियल कि हम उठ के जितने भी हमने अपना तज़किया नफ्स करना है, हमने सोचना है कि हमने क्या क्या गलत किया, क्या हमने सही करना है। जो हमारी टू डू लिस्ट होती है कि हमने पूरे दिन में क्या करना है, वो हमने इस टाइम बैठ कर करना होता है। और आप में से अगर कोई भी ओवर थिंकिंग ज़्यादा करता है, तो
ज़्यादा करता है, तो आप उसको ये कह सकते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पर कि आपने तहज्जुद के टाइम उठना है। आप इसको ये कहते हैं कि आपने इस टाइम उठना है 4:30 या 5:30 के ऊपर, और उसके बाद आपने अपनी ना ओवर थिंकिंग करनी है, तो वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस टाइम हमारा ब्रेन जो होता है वो डीप स्लीप कंप्लीट करके उठा होता है। ठीक है, जब डीप स्लीप हो जाती है ना, वो बिल्कुल फ्रेश होता है। वो कहते हैं अगर आपने कोई भी बात करनी है ना, तो वो आप फैक्ट एंड फिगर बेस करो। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो पर्पसफुल होना चाहिए। अगर आप कुछ सोच रहे हो तो उसका कोई ना कोई बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपने कोई भी काम करना है तो उसका कोई ना कोई ऐसा पर्पस होना चाहिए जिसकी वजह से मैं करूं। ओवर थिंकिंग आपसे इस टाइम हो ही नहीं पाएगी, चाहे आप जितना मर्जी सोचने की कोशिश करें। ठीक है, इसके अलावा ये जितनी भी आपको नजर आ रही है ना, ये कुरान पाक की आयत है जिसमें हम लोगों को इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि आपने तहज्जुद पढ़नी है। एक्चुअली तहज्जुद हम इसको सिर्फ स्पिरिचुअल ना लें कि हमने एक इबादत करनी है, हम इसको इस तरह से भी लें कि हमारे जो आइडियल टाइम शेड्यूल है ना, वो यहीं से स्टार्ट होता है। फजर से पहले आपने उठना है और उसके बाद आपने अपनी टू डू लिस्ट बनानी है। आपने उसमें अपना तज़किया नफ्स करना है, और इस टाइम एक्चुअली बहुत काम इन्वायरमेंट होता है, आपका ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन नहीं होता। और सबसे बढ़कर जो हमारा डिजिटल वो होता है ना, डिजिटल एक्सपोजर, वो इस टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है क्योंकि हम सो के उठे होते हैं, हमने फ़ोन नहीं यूज़ किया होता, तो हम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ किसी भी चीज़ के नहीं होते। ओके, अब यहाँ तक ना हम लोगों ने ये एक चीज़ रह गई थी, वो ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले अपना बिस्तर जो है वो झाड़ते थे। ठीक है, यहाँ पर एक फिजिकल एक्टिविटी आ गई कि हम लोगों ने सोने से पहले अपने बिस्तर को झाड़ना है। अब हम लोग देखते हैं इसी लेंस से हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किए हैं कुछ साइंटिफिक पॉइंट्स। ठीक है, जिसके थ्रू हमने अपनी स्लीप को फिक्स करना है। अगर हम अपनी स्लीप को फिक्स करना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट्स आप में से अगर नोट डाउन कर लें ताकि आपको बाद में भूलना चाहे। ओके, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिजिटल कर्फ्यू। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने बिल्कुल ही फ़ोन वगैरह को यूज़ नहीं करना। आपने बस वो साइकिल याद करनी है कि इस टाइम जो हमारा ब्रेन है वो इस फ़ोन की लाइट को या जिस भी डिवाइस से आप मीटिंग ले रहे हैं, तो वो इसको ऐसे ही कंसीडर कर रहा है कि डे लाइट है, उसको ब्लू वेवलेंथ मिल रही है और हमारा जो कोर्टिसोल है वो हाई हो रहा है, इस वजह से हम इतना एक्टिव हैं। तो आपने ये करना है कि आपने अपने फ़ोन में सबसे पहले एक बेड टाइम मोड सेट कर लेना है। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आपने सेट कर लेना है एट 12 o'clock, मतलब मेरा बेड टाइम मोड स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली जब फोन पे बेड टाइम मोड स्टार्ट होता है ना, तो ये हमारे ब्रेन के लिए ना एक सिग्नल होता है कि अब हमारा मतलब वो होते हैं ना न्यूरोप्लास्टिसिटी और रेपिटेशन वाला टास्क, कि रोज ब्रेन को एक स्पेसिफिक टाइम पर 11 बजे या 12 बजे जब आप फोन देख रहे होंगे तो वो ग्रे हो जाएगी स्क्रीन और आपको एक सिग्नल मिलेगा कि अब मतलब सोने का टाइम आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, जो हमारा वो होती है टेबल होती है, साइड टेबल हो गई या फिर जहाँ पे भी आप सोते हैं उसके साथ वाली वॉल पर ना आपने एक छोटा सा चार्ट पेपर लगा देना है। उस चार्ट पेपर पे आपने लिखना है नाइट रूटीन। आप चाहें तो आप क्या कहते हैं, पिंटरेस्ट से इसके बहुत ज़्यादा स्लीप शेड्यूल भी निकाल सकते हैं। अगर नहीं तो आप एक पेज पे ना अपनी क्या कहते हैं स्लीप शेड्यूल लिख सकते हैं। उसमें आपने क्या लिखना है, उसमें आपने सबसे पहले ये लिखना है कि एक कंसिस्टेंट टाइम, एक फर्स्ट आपने एक टाइम सेट कर लेना। लेट्स सपोज अगर हम आइडियल टाइम देखें ना इशा के बाद, तो हम में से कोई भी इतनी जल्दी जंप करके उस टाइम पर नहीं रह सकता। हमने गोल ऐसा सेट करना है जो अचीवेबल हो और जो हम कंसिस्टेंसी से कर सकें। ठीक है, तो अगर कोई 12 बजे सोता है ना तो वो 11:30 सेलेक्ट कर सकता है कि मैंने 11:30 पर सो ज़्यादा है, चाहे कुछ भी हो जाए, एक टाइम सेलेक्ट कर लेना है 11:30। और अगर हमारे पास ज़्यादातर जो यूथ होती है ना, वो रात के टाइम पेपर्स की तैयारी करते हैं कि रात के टाइम पेपर की अच्छी तैयारी होती है और सुबह जो है वो नींद आती है। तो हमने कोशिश करनी है कि जिस भी एज में हम हैं, आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने अपना जो शेड्यूल है ना वो मॉर्निंग की तरफ ही लेके जाना है। क्योंकि देखिए अगर हम रात के टाइम याद करते हैं ना, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। पहले 2 सेमेस्टर्स में जब मैंने रात को जाके याद करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने बहुत मतलब तैयारी की, बहुत ज़्यादा तैयारी की, फिर सोई, वही नैप लिया, पावर नैप, उसमें डीप स्लीप नहीं थी। और जब पेपर आया ना तो उसके अंदर एक क्वेश्चन था, आई थिंक एमसीक्यूज में था कुछ, और वो मुझे भूल गया कि ये क्या है। उसके बाद जितना भी आगे पेपर था, जितना भी मतलब जो भी असेसमेंट थी, मुझे वो कुछ भी नहीं आया। इवन हर वर्ड को देख के लग रहा था क्या मैंने ये वर्ड पढ़ा भी है। इतना अननोन सा वल्फाज लग रहा था कि शायद मैंने लाइफ में भी कभी नहीं देखा। और आफ्टर एग्जाम जब मैंने अपनी बुक में देखा तो मुझे याद आया कि मैं रात को बैठ के मैंने ये सारे पॉइंट्स पढ़े थे।
होता ये है कि वही बात कि हमारी ब्रेन ने ना मेमोरी को स्टोर किया ना कुछ, हम उस टाइम याद कर रहे होते हैं, हम अपना बहुत ज़्यादा उस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ब्रेन उस मेमोरी को स्टोर ही नहीं करता। लेकिन जब हम एक दफ़ा प्रॉपर अपनी डीप स्लीप लेकर उठ गए हैं, तो डीप स्लीप के बाद ब्रेन खुद कहता है कि ब्रेन बहुत एक्टिव है, उसने जो भी वेस्ट में फाइल्स थी वो डिलीट कर दिया, अब बहुत ज़्यादा स्टोरेज अवेलेबल है, आपने जो चीज़ इसके अंदर डालनी है आप स्टोर कर ले। तो हमने उस टाइम क्या करना है, अपने आप को एक्टिव करना है, और जो भी हम उस टाइम चीज़ याद करेंगे ना, इंशाल्लाह वो हम लोगों को याद रहेगी। इसको इसकी हैबिट बनानी पड़ेगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बन जाएगी। थर्ड, हमने ये काम करना है डिजिटल कर्फ्यू से रेलिवेंट, कि हम लोगों ने अपनी ऐप पे टाइमर्स लगा लेने हैं। जैसे कि हमने व्हाट्सएप पे सेट कर लिया 3 आवर्स, तो जब आप पूरा दिन गुजार के रात को जब फ़ोन पकड़ेंगे ना, तो हमारे पास मैक्सिमम ऑफ टाइम 2 आवर्स या 30 मिनट, या फिर जितना भी मैक्सिमम टाइम है ना व्हाट्सएप का, वो आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे। तो सोने से पहले आपके ऐप टाइमर आपको शो कर रहा होगा कि आपके पास बहुत कम टाइम है, मे बी फ्यू मिनट्स हो, मे बी आपका व्हाट्सएप वैसे ऑफ हो गया हो कि आपने सारा जो है वो यूज़ कर लिया है। तो ये 3 काम करने से ना आपकी सोने की हैबिट बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। जो हम लोगों ने वॉल बोर्ड लगाना है ना, इसके ऊपर सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ बताई वो है टाइम। आपने एक टाइम सेलेक्ट कर लेना है कि ये एक पर्टिकुलर टाइम है जिस पर मैंने सो जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपका कमरा ज़रूर गंदा होगा, मे बी आपको जो भी आपका रूममेट है वो आपको बोल भी सकता है कि आप रूम गंदा करें, लेकिन यकीन करें बहुत छोटी छोटी हैबिट्स हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं, ठीक है। सेकंड, हमारे पास आ जाता है एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज में ना हम जिम ज़्यादातर अगर देखें ना, मेजोरिटी जिम जाती है रात के टाइम, और रात के टाइम वो सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और वेट गेन करने वाली, या जिसने वेट लॉस करना है वो वेट लॉस करने वाली एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब ये एक्सरसाइज जो होती है ना, ये भी तो हमारा डोपामिन रिलीज कर रही होती है, कोर्टिसोल को हाई कर रही होती है। तो यहाँ पर हम लोगों की स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है हमारे एक्सरसाइज शेड्यूल से। अगर हम जिम्स में देखें ना, तो उसमें जिम में सुबह फजर के बाद वाली स्लॉट भी होती है, तो आप कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता ही सही, लेकिन अपने जितनी भी एक्सरसाइज है उसको शिफ्ट कर लें सुबह के टाइम, ठीक है। और रात के टाइम हम लोगों ने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो होती है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग में सिंपल, जैसे हमने अभी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हैबिट में से देखा था ना कि बिस्तर झाड़ना है, तो एक्चुअली एक फिजिकल एक्टिविटी है ना, कि सोने से पहले आपने उठना, चाहे आपने अपने आपका बेड साफ है, आप वहाँ पे बैठे हुए, लेकिन फिर भी आपने उठ के उसको क्लीन करना है। इसी तरह से अगर आप नेट से निकाल लेना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तो बेसिक आपको सिंपल कोई 5 to 10 मिनट्स की वो स्ट्रेच बता देगा। उस स्ट्रेच से क्या होता है, आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है, जो ब्रेन है उसको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी पड़ती, और डीप स्लीप को गेन करना आसान होता है। मतलब ये टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी डीप स्लीप आप उसको अचीव कर लें, या आप नहीं सो पा रहे, तो आपने कुछ हैबिट्स अपनानी है। आपने अपना जहाँ पे आप सो रहे हैं, जो आपका इन्वायरमेंट है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। आपने बिस्तर को अपने अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है। आपकी जो लाइट है, लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, जैसे जैसे हमारे पास रात होती है ना, अगर हम सिरकाडियन रिदम बायोलॉजिकल क्लॉक देखें, तो अल्लाह ताला ने तो हमें इस तरह से बना के दिया, कभी ऐसा नहीं होता अचानक सूरज निकल आया, कभी ऐसा नहीं होता अचानक एकदम से रात हो जाए। अल्लाह ताला तो ग्रेजुअली जो है ना हमारी लाइट इंटेंसिटी को कंट्रोल कर रहे होते हैं, इसी तरह पौधे भी सर्वाइव कर रहे हैं, इसी तरह से एनिमल्स भी। लेकिन अब हम जैसे, अब हमारे जैसे स्क्रीन की लाइट्स वगैरह ऑन है, हमारी क्या कहते हैं क्या कहते हैं, स्क्रीन की लाइट, हमारे बल्ब वगैरह जो हमारे रूम में है वो ऑन है, तो हमारी बहुत ज़्यादा जो हमारी बॉडी है ना, वो हार्मोन्स वगैरह वो अफेक्ट हो रहे होते हैं इससे। तो हमने इसमें क्या करना है कि हम कोशिश करें कि ज़्यादा जहाँ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, हम उसको अवॉइड करें। हमने जैसे पढ़ने वाला और लिखने वाला जो काम होता है, फ़ोन को यूज़ करना, इसमें हमें बहुत ज़्यादा लाइट को एक्सपोजर होता है, तो हम इसको ना सुबह के टाइम शिफ्ट कर दें। रात के टाइम हम डिम लाइट हम ऑन करना शुरू कर दें, उसमें ज़्यादातर काम कर लें, ठीक है। ऐसे काम जिसमें हमें ज़्यादा लाइट नहीं चाहिए। ओके, तो उसके बाद ना स्ट्रेचिंग के बाद हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप जो जाना है वो जाना है 5-4-3 रूल। अच्छा, ये जो रूल है ना, ये आइडियल रूल है, लेकिन हमने इस आइडियल को गेन नहीं करना, क्योंकि हम अगर इसको गेन करेंगे तो हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाएंगे। वो ये है कि हमने सोने से 5 घंटे पहले खाना नहीं खाना, ठीक है। तो अभी मैक्सिमम ऐसा होता है कि हम लोग खाना खाते हैं, उसके कुछ देर बाद, थोड़ी देर से बाद हम सो जाते हैं। तो हम ऐसे टाइम सेट कर लेते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स, मतलब सोने से 2 घंटे पहले मैंने कुछ भी नहीं खाना। अपनी एक हैबिट बना लेनी है, ठीक है। हम लोगों ने ना कॉन्शियस लिविंग करनी है, हमने अनकॉन्शियस जिंदगी नहीं गुजारनी। हम लोगों ने 2 घंटा पहले खाना नहीं खाना, ठीक है। फ़ोन को यहाँ पे 4 आवर्स है, लेकिन हम 1 आवर सेलेक्ट कर सकते हैं कि सोने से 1 घंटा पहले मैंने फ़ोन यूज़ नहीं करना। अच्छा, अगर सोने से पहले हमने 1 घंटा फ़ोन यूज़ नहीं करना, तो हम इसको कैसे शेड्यूल करेंगे, जो हमारा टाइम टेबल है ना, उसमें जब हमने नाइट रूटीन बनाई हुई है 11 o'clock,
कि हम लोगों ने 11 o'clock सो जाना है, तो जो 10 o'clock होगा ना उस पर हमारा फ़ोन जो है उसका हमारा सेट होगा बेड टाइम मोड। जब हम 10 बजे अपना बेड टाइम मोड ऑन कर लेंगे तो हम फ़ोन रख देंगे, और बाकी जो 1 घंटा इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने स्ट्रेचिंग करनी है, इसमें हमने स्किन केयर करनी है, इसमें हमने अपने बेड की डस्टिंग करनी है, ये सारे काम कर लेने हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने 3 घंटे पहले कुछ भी पीना नहीं है, ड्रिंकिंग हैबिट अपनी जो है उसको कम कर लेना। अच्छा, ड्रिंकिंग में ना जो मैंने आपको बताया जो कैफ़ीन वाले हमारे पास होते हैं या निकोटीन वाले ड्रिंक्स होते हैं, कॉफ़ी और जो हमारे पास चाय है, इसको हम लोगों ने बिल्कुल भी रात के टाइम यूज़ नहीं करना। ये हमारे पास एडिनोसिन है, जो हमारा सेरोटोनिन है, ये उनको फ़ौरन रिप्लेस कर देता है। स्ट्रक्चर मिलता-जुलता होता है एडिनोसिन से कैफ़ीन का, तो वो कैफ़ीन जो होती है वो रिसेप्टर के साथ लग जाती है और हमारी पूरी स्लीप साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो लोग कहते हैं तो उनको सही तरह नींद नहीं आती है इस तरह से, तो वो अपनी हैबिट्स देखें खाने पीने की, कि वो कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं ले रहे या कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे जो उनको रात के टाइम जो है वो अफेक्ट करिए, ठीक है। अच्छा, अब हमने ना जो भी अपनी हैबिट डिस्कस की उसको हम समराइज करके एक दफ़ा कर लेते हैं। हमारी नाइट रूटीन का जो कैलेंडर हमने बनाया था चार्ट, उसमें सबसे पहले था कंसिस्टेंसी, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम जो हम सेट कर रहे थे वो हर किसी का डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। सेकंड, हम लोगों ने कहा कि हम लोग सोने से पहले जर्नलिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना सोने से 1 घंटा पहले हमने फ़ोन रख दिया था, उस 1 घंटे में हमने कुछ ना कुछ अपना लाजमी रिप्लेस करना है। अगर हम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हम दोबारा फ़ोन उठा लेंगे, ठीक है। तो उसमें जर्नलिंग में ना आपने ये बिल्कुल भी नहीं लिखना कि आज मैंने किसके साथ बुरा किया या इस तरह से उस तरह से, क्योंकि आप याद रखें आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है ना शैतान, वो बिल्कुल आपके पास बैठा हुआ होता है कि बस इसको कोई भी नेगेटिव थॉट आए, कोई भी इवल थॉट आए, बस कुछ भी हो, ओवर थिंकिंग हो, लेकिन ये ना तो ये डीप स्लीप पे जाए, ना ही ये ग्रेटिट्यूड की तरफ जाए, ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा ना करे। तो हमने जर्नलिंग में क्या करना है, हमने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना, जो भी ब्लेसिंग्स हमारे पास है आप इसको ऐसे हैबिट बना सकते हैं पूरे दिन में कोई भी 3 अच्छे काम जो आपके साथ हुए, चाहे आपके साथ पूरा दिन बहुत बुरा गुजरा हो, लेकिन आपको उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वाला टाइम नहीं है वो। आपने इसमें सिर्फ कोई भी अच्छी हैबिट लिखनी है जो आपके साथ हुआ हो, ठीक है। और जो आपकी टू डू लिस्ट है, जो आपके गोल्स हैं, वो कोई भी आपने सोने से पहले सेट नहीं करने। डिजिटल मीडिया, वही बात आ गई कि हमने 1 घंटा पहले वही सारा काम बेड टाइम मोड ऑन कर देना और सब कुछ करना है। 1 घंटा पहले फ़ोन रख देना है। फिर स्किन केयर, देखिए हमने रसूल सल्लम की हैबिट से देखा था ना, रसूल सल्लम वज़ू करते थे, तो सोने से पहले हम लोगों ने क्या करना है, 1 घंटे में हमने स्किन केयर करनी है, हम वज़ू कर सकते हैं। एक्चुअली ना सोने से पहले हमारा टेम्परेचर भी बहुत मैटर कर रहा होता है कि हमारी स्किन का टेम्परेचर क्या है। तो जैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो अगर हम वज़ू करते हैं तो आपको पता है ना, वज़ू करने से हमारा बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, तो हमें एक अच्छी नींद आएगी। ये भी एक प्रैक्टिकल टिप है। इसके अलावा जैसे सर्दी है तो हमें सोने से पहले मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करना चाहिए, बल्कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्किन केयर प्रोडक्ट्स देखें ना, तो वो रिकमेंडेड होते हैं कि आपने नाइट में इसको इस्तेमाल करना है, क्योंकि उनका वो जो रिलेशन होता है ना डे लाइट से, वो इस तरह से होता है कि डे लाइट से वो रिएक्ट कर जाएंगे तो वो आपकी स्किन को अफेक्ट करेंगे, तो आपने इसको रात के टाइम लगाना है जब बिल्कुल भी रोशनी ना हो। तो यहाँ से स्किन केयर आपकी चली गई रात के टाइम, ठीक है। फ़ोन की जगह आपने इन चीज़ों को रिप्लेस कर लेना है। फिर आपके पास आ जाते हैं अस्कार। अस्कार आपको स्पेसिफिक मैंने बताए 3 सूरतें, सूरह कुल हुवल्लाह और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और सूरह नास, 3, ठीक है, और आयतल कुर्सी। इसके अलावा एक और प्रैक्टिकल टिप आ गई वज़ू, इसके अलावा स्ट्रेचिंग था, ग्रेटिट्यूड था, ठीक है। और जो हमारे पास टू डू लिस्ट थी जो हमने करना था, और जो हमने तज़किया नफ्स करना था अपना, और जो हम लोगों ने सारा देखना था, ओवर थिंकिंग करनी थी, और जो ऐसा कोई भी ऐसा काम जिसमें हम लोगों ने जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए हो, जिसमें जैसे मैथ हो गया या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो गया जिस पे आपको लगता है आपको बिल्कुल याद नहीं होता, उस सबको हमने शिफ्ट कर देना है तहज्जुद की तरफ, ठीक है, जो हमने टाइम देखा था 1/3 ऑफ नाइट। ओके, लास्ट जो हमारा पॉइंट है मीटिंग का और सबसे इम्पोर्टेंट, वो है अलार्म। आपने अलार्म लगाना है सबने तहज्जुद के लिए, और वो हमारे पास आप लगा सकते हैं 4:30 का या फिर 5 o'clock का भी आजकल लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास फजर जो है लेट हो रही है ना आजकल। अच्छा, आपने ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से करना है कि आपने अपने फ़ोन में जब आप अलार्म खोलेंगे तो आपने 5 बजे का अलार्म लगाना है और आगे आपने लिख देना है तहज्जुद। अगर आप नहीं भी उठ सकते या आपकी बिल्कुल भी हैबिट नहीं है तहज्जुद में उठने की, या आपसे उठा नहीं जा रहा, जो भी रीज़न है, आपने उठ के बस अलार्म को बंद कर देना है। देखिए मुश्किल काम नहीं है, एक अलार्म सेट किया, सुबह उठे अलार्म को बंद कर दिया, आपने नहीं पढ़नी तहज्जुद, आपसे नहीं पढ़ी जा रही है, आपका दिल नहीं कर रहा है वो, क्योंकि ये एक नफिल नमाज है ना, तो हमारी हैबिट अभी नहीं है, तो हमें मे भी मुश्किल हो स्टार्ट में, लेकिन आपने अपने आप को कंसिस्टेंट रखना है कि मैंने रोज़ अलार्म लगा के सोना है। एक्चुअली 3
3 मंथ्स पहले हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, 2 मंथ्स पहले एक्सपेरिमेंट किया। उसमें ना क्या कहते हैं, हमने 30 हम लोग लड़कियां थी, और हम लोगों ने ये वाली हैबिट की कि हमने अलार्म लगाया और हम लोग सो गए। और अब उनमें से 26 हैं जिनकी हैबिट बन चुकी है कि वो तहज्जुद के लिए उठ जाती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन जब रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम पर उठेगा, और फिर चाहे हम सो रहे हैं लेकिन उसकी हैबिट बन जाएगी कि इस टाइम हम लोगों ने उठना है, इस टाइम कोई स्पेसिफिक हम लोगों को स्टिमुलाई मिलता है जो हमें फोर्स करता है कि हमने उठना है। फिर अल्लाह ताला आपको इतनी हिम्मत देंगे, आप जब अल्लाह ताला से दोस्ती करेंगे, अल्लाह ताला से कहेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला आपको इस टाइम उठाएं, तो इंशाल्लाह आप लोग तहज्जुद के लिए उठ जाएंगे। और जब हम तहज्जुद के लिए उठना शुरू हो गए, हमने अपना स्केजुअल स्लीप का तहज्जुद के साथ लिंक करना शुरू कर दिया, तो हमारी 50% जो प्रॉब्लम्स है ना वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी पूरी ज़िंदगी की। हमें मतलब बहुत ज़्यादा तज़किया नफ्स करने का टाइम मिल जाएगा, मुश्किल सब्जेक्ट को मतलब हल करने का इसमें टाइम मिल जाएगा, और हमें डीप स्लीप को अचीव करना आसान हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक हैबिट होती है कि हम फजर के बाद सो जाते हैं। ठीक है, इसको हम इस आहिस्ता आहिस्ता हैबिट बिल्ड करनी है ना, तो जो आप चार्ट बनाएंगे ना उसमें आपने लिख देना कि फजर के बाद 20 मिनट्स, एटलीस्ट 20 मिनट्स मैंने नहीं सोना। उसको आप किसी भी एक्टिविटी से रिप्लेस कर सकते हैं। आप कुरान पाक से कर लें, आप अगर आप जिम जा सकते हैं तो आप जिम चले जाएं, आप वॉक कर लें, आप कोई भी जो आपको काम पसंद है, कोई भी स्किल्स आप अचीव करना चाहते हैं, कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं, आप उस टाइम देख लें। ठीक है, उससे ये होगा कि एटलीस्ट 20 मिनट्स फजर के बाद हम नहीं सोएंगे। वरना आपने ये बात याद रखनी है कि हमारी स्लीप साइकिल की क्या थी, कि जब भी एक स्लीप साइकिल के बाद दूसरी स्लीप साइकिल आती है तो उसमें क्या होता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या बताया है, उसका मफहूम ऐसे है कि जब हम लोग सोते हैं ना, तो हमारी जो भी अगली साइकिल होती है, जो भी हमारे, सॉरी, रसूल ने ये फरमाया कि जो हमारा फजर के बाद वाला टाइम है ना, उसके अंदर बरकत रख दी गई है। तो अगर हम उसमें अच्छे काम करेंगे तो उसमें बरकत होगी, अगर हम सोएंगे तो वो, तो हमें पता है कि हमारी स्लीप साइकिल हमेशा ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं लास्ट में, बस यही कि स्लीप कोई लग्जरी नहीं है, कोई डेली रूटीन नहीं है। ये पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखा है, ताकि हमारा ब्रेन और हमारी ब्रेन जो है उसकी मेमोरी और बॉडी जो है वो हील हो सके, रीस्टोर कर सके। और अगर हम इसकी स्टेजेस को समझेंगे तो ही हमें पता चलेगा हम इसकी क्वालिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई थिंक ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस है, यू पीपल में ड्रॉप योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स। तब तक हम पिछले जो क्वेश्चंस थे उनको थोड़ा सा एड्रेस करते। हमारे पास बिस्मा है, उनका क्वेश्चन था, अस्सलाम वालेकुम किंजा, मैं दोपहर को सोती हूँ, अगर किसी दिन तो फिर उठने पे मेरा दिल कांप रहा होता है, तो ये क्यों होता है? काइंडली आंसर टू दैट। आप सबसे पहले अपना पोस्चर देखें कि आप जब सोती हैं आप लेफ़्ट साइड पे तो नहीं सोती ज़्यादा, क्योंकि आपके अगर लेफ़्ट हार्ट पे इतना ज़्यादा बर्डन होगा, या फिर आप उल्टा तो नहीं सोती, तो आपका सर्कुलेशन की वजह से आपका ना बहुत ज़्यादा इस तरह से मूव करता हो। बाकी ये है कि अगर हम अपनी रूटीन बना लें ना, तो दोपहर के बाद सोने से इसको हम पावर नैप कह सकते हैं, या फिर हम 3 घंटे भी सो रहे हैं तो इसमें भी हमारी डीप साइकिल अचीव हो जाती है। तो हमारी ना इसमें पावर मतलब इंक्रीज ही होती है। तो सोना बुरी बात नहीं है, दोपहर के टाइम हम 2 से 3 घंटे सो सकते हैं, बल्कि कंटिन्यूसली अगर हम लोग सोए ना तकरीबन 8 9 10 घंटे के लिए, तो हमारे लिए हेल्थ के लिए वो ख़तरनाक है। लेकिन अगर हम दोपहर को सोते हैं और रात को हम 5 से 6 घंटे सोते हैं, तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्लीप है हमारी। Okay, we have another question from Abdullah. How to train our body to divide our sleep hours in two sets of 4 and 3 hours? Miss Kinza? ओके, सॉरी वो अनम्यूट था, मुझे लगा कि म्यूट है। ओके, हमारी Okay, जो okay, no स्लीप है, worries. अच्छा, इसके लिए ना आपको जो हमने प्रैक्टिकल टिप्स भी डिसाइड किया ना, 3 आप याद रख लें। कि सबसे पहले आपने एक टाइम सेट कर लेना है कि हम लोगों ने एक 11 या 12 बजे एग्जैक्ट सो जाना है। जब आप उस टाइम पे एग्जैक्ट सोएंगे ना, तो आप सुबह मतलब जब भी आपका डीप स्लीप खत्म हो रहा है 3 बजे 4 बजे, और मैंने आपको जैसे बताया दूसरा आपने तहज्जुद का अलार्म लगाना है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 आवर्स आपके बन जाएंगे। अगर आप उस टाइम उठेंगे ना तो आपकी एक स्लीप की साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। अब दोपहर को सोना एक्चुअली इसलिए मुश्किल है कि अगर किसी की बिल्कुल हैबिट नहीं है ना दोपहर को सोने की, तो उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रात को अगर लेट्स सपोज 12 से 4:30 या 5 बजे तक, या 11 से 4 साढ़े 4 तक सो रहे हैं ना, तो आपकी स्लीप की कोई ना कोई नीड या आपको थकावट इतनी हो जाएगी कि आपको दिल करेगा कि आप सोएं। तो अगर आप इस तरह से इसको फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो सकती है नींद।
Okay, we have another question from Muniba Abdul Khaliq. I have a habit of long sleep, like वो ज़्यादा सोती है. I try to wake up, लेकिन ज़बरदस्ती भी करूँ तो पूरा दिमाग सो रहा होता है. कैसे बेहतर हो सकता है ये? सबसे पहले तो ये कि आप देखें कि आप किस टाइम सोती हैं। अगर आपकी रात को अगर आप 9 या 10 बजे सो जाती हैं, फिर भी सुबह आपको उठने में काफ़ी इशू होता है, तो इसका मतलब कि आपको कोई भी मतलब आपका हार्मोन जो है ना, मतलब वो इस तरह से बैलेंस नहीं है, आपका कोर्टिसोल इतना इनफ नहीं है कि वो आपको ना जगाए रखे। तो आप ये कर सकती हैं, सबसे पहले आप अपनी देखें डाइट। आप अपनी डाइट में ना इस तरह के डाइटरी फूड्स लें, वेजिटेबल्स जैसे हो गई, ताकि आपकी गट हेल्थ बेहतर हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो। एक्चुअली ना हमारी स्लीप हमारी गट हेल्थ से भी बहुत ज़्यादा लिंक होती है। अगर हम लोग इतनी अच्छी डाइट नहीं ले रहे ना, जैसे जंक फूड्स वगैरह ज़्यादा ले रहे हैं, और हमारी लाइफ में एक्सरसाइज वॉक वगैरह नहीं है, तो हमारी बॉडी में इतनी लिपिड्स वगैरह होते हैं, इतना मतलब फैटीक हुई हुई होती है ना बॉडी, कि वो हमें स्लीपी स्लीपी सा ऑल टाइम हमें ना लगता है जैसे हमारा मेलाटोनिन जो है वो रिलीज होता जा रहा है। तो कोर्टिसोल को खुद से रिलीज करवाएं, और उसके लिए आप क्या करें, अपनी डाइट अच्छी करें, अपने क्या कहते हैं वॉक एक्सरसाइज अगर मुश्किल लग रही है ना, सिंपल वॉक ऐड कर लें, 20 से 30 मिनट की आपने मतलब करनी है। इसके अलावा आप अलार्म लगा के उठने की कोशिश करें, ठीक है, अलार्म। और चौथा आप ये कर सकती हैं कि आप क्या कर सकते हो चौथा, आप अपनी स्लीप को ना डिवाइड कर लें, जैसे हम लोगों ने किया ना 5 आवर्स और 3 आवर्स। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है ना, आप कंटिन्यूसली ना सोती रहें, आप ज़्यादा सोएं। आप देखें अगर आप 6 से 7 घंटे 8 घंटे भी सोती हैं ना, तो आप उसको डिवाइड कर लें 6 आवर्स में, 2 आवर्स में, या फिर 7 आवर्स में, 1 आवर्स में। अगर आप कंटिन्यूसली सोएंगी ना, तो वो बहुत प्रोलॉन्ग स्लीप साइकिल हो जाएगी। इस स्लीप साइकिल को हमने खुद तोड़ना है, हमने अब सारा समझ लिया ना, इसके कौन से फेजेस होते हैं, इसकी कौन सी साइकिल्स होती हैं। तो अब आपने इसको खुद से कंट्रोल करना है कि बस एक मेरी मतलब दो स्लीप साइकिल्स भी कंप्लीट हो रही है ना 4 से 5 घंटे में भी, तो अब मैंने इसकी थर्ड साइकिल बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करनी। मैं अलार्म पे उठ जाऊंगी और थोड़ा गैप देके फिर सो जाऊंगी, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता खुद हार्मोन जो है ना वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। Okay, we have one more question from Rifat. Why don't we remember some of our dreams? और इसके साथ सेम मेरा भी एक क्वेश्चन है. इट्स लाइक बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स होते हैं, लाइक द बैड वंस, जो मुझे याद नहीं रहते, लेकिन उनका एक बैड टेस्ट जो होता है माइंड में, और ओवरऑल वो मेरे कमिंग कुछ दिन जो है वो उससे अफेक्ट हो रहे होते हैं. तो ये क्या वजह है कि वो ख्वाब नहीं याद रहते, बट वो जो उनका असर होता है वो रहता है पूरी बॉडी पे. हुँ। अच्छा, जो हमारे बुरे ख्वाब होते हैं ना, नाइटमेयर्स, ये हमारी नॉन रैपिड आई मूवमेंट, वो वाली स्लीप पहले जो फ़ेज़ होते हैं ना, उससे लिंक कर रहे होते हैं। अब ये ना ये हमारे ख्वाब नहीं हम इन्हें कह सकते, ये ना हमारी समझ लें कि हमारी गुज़री हुई ज़िंदगी के बुरे ख़्यालात, या फिर आगे हमें एक फ्यूचर का किसी का भी कोई फ़ियर हो, जैसे एग्ज़ाम्स है या कोई भी चीज़ जिससे हम मुसलसल डर रहे हों कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ठीक है? वो हमारा ब्रेन उन्हीं ख़्यालात को, उन्हीं जो पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, उनको मॉडिफ़ाई करके हमें ब्लिंक्स दे रहा होता है डिफरेंट काइंड के, ठीक है। और इसमें ये होता है कि अगर हमारी हार्मोन जो है हमने डिस्कस किया था नॉर एड्रीनालिन, ठीक है, अगर वो उसकी बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन है ना, तो तब भी हमें इस तरह के ड्रीम्स ज़्यादा आते होते हैं, या हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो तब भी हमें इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। ये जो हमें एक्चुअल हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, वो वही वाली स्लीप के जो रैपिड आई मूवमेंट के, और वो उसकी यही ट्रिक है कि वो हमें याद रहते हैं। बाकी जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ना, हम उनको ड्रीम्स नहीं कहते, हम उनको ये कह सकते हैं कि वो हमारे ख्याल है। तो जो ख़्यालात होते हैं ना, वो हमें मतलब किस तरह से याद रह सकते हैं, वो तो ब्रेन बिल्कुल भी ना उनको सेव करता है ना कुछ, और वो हमारी बॉडी पे इसलिए इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारे जैसे हमने देखा था कि हमारे जब ड्रीम्स आते हैं, तो हमारी वो जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी वाली वेवलेंथ होती है, वो बिल्कुल उसके सेम होती है। आप देखें आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह, वो सारा उस तरह की होता है जैसे आप बिल्कुल जाग रहे हैं। इसको हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। तो यही है कि इसमें हम बुरे ख्वाब ना आए। बुरे ख्वाब के लिए तो ये है ना कि आप वो मतलब सूरतें वगैरह पढ़कर सोएं। और बाकी जो हमारे पास दूसरा था कि हम लोगों को इतने ज़्यादा मतलब ख्वाब आते हैं और वो याद नहीं रहते, तो आप उनको सिर्फ इग्नोर कर दें कि वो सिर्फ आपके ख्याल आते हैं, ठीक है। हर ख्वाब को ना हम लोगों ने इस तरह से नहीं समझना कि हमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई इशारा मिल रहा है। जो हमें अल्लाह ताला ने इशारा देना होता है ना, जो अल्लाह ताला की तरफ से ख्वाब होते हैं, वो सुकून वाले होते हैं। उसके बाद आपको सकीनत इख्तियार हो जाती है, और उसके बाद वो आपको याद भी रहते हैं। और जो बुरे ख्यालात होते हैं ना, ना तो आप उसको किसी से शेयर करें, और उसको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको बस इग्नोर कर दें, ठीक है। और प्रॉपर अस्कार पढ़ के और वज़ू करके सोया करें, इंशाल्लाह फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा उनका। Okay, thank you so much for the answer. We have some more answers, I think. हम उनको अनम्यूट करते ताकि वो लोग आपसे खुद बात कर सके. Give us a minute, please.
ओके। बिस्मा आप लोग खुद को का यस आप लोग खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, बिस्मा एंड फिलिस्बा एंड उसामा। आप लोग काइंडली अनम्यूट होके तो बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला आपसे राजी हो और आपने इतना थॉट प्रोवोकिंग सेशन, बहुत कुछ समझने का मौका मिला। मेरे दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक तो क्वेश्चन ये है कि हमारा सोने का जो दौरानिया है वो थोड़ा लंबा है, यानी कुछ फेजेस हैं और फिर हम डीप स्लीप में जाते हैं। लेकिन उठने का जो है, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें समझ आता है तरीका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक तेजी से उठते थे और अपनी आंखें मलते थे। तो एक तो उसकी थोड़ी साइंस समझाइएगा कि वो अचानक ऐसा क्यों। और दूसरा ये कि हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं उनको भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, कि जैसे कि कुरान पाक में है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सुकून जो है वो अल्लाह ताला ने रात में, घर में और अहले खाना के साथ रखा है। तो क्या ये भी मैटर करता है कि हम अच्छी नींद लेने के लिए घर वालों के साथ घर में और रात के वक्त ज्यादा अच्छी नींद ले सकते हैं? और तीसरा क्वेश्चन ये है कि रात के वक्त तो हम डीप स्लीप लेते हैं, तो जो दोपहर के वक्त हम कैलूला करते हैं उसमें भी क्या ब्रेन रिपेयर होता है, या वो जस्ट सिर्फ और सिर्फ हम रिलैक्स करते हैं अपने आप को? ठीक है। आपका जो पहला क्वेश्चन है ना कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक उठते थे, तो अगर हम स्लीप साइकिल को एक दफ़ा दोबारा देखें ना, N1 N2 3, उसके बाद रैपिड आई मूवमेंट, ठीक है। आफ्टर अ जी। ड्रीम अगर हम लोग उठते हैं ना, तो हमारी बिल्कुल कंप्लीट नींद होती है। अक्सर अगर रात को आपकी आंख खुलती है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपकी नींद पूरी है, तो ये एक सिग्नल है कि आपकी स्लीप जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को नहीं पता ना कि उसका स्लीप का टाइम कितना है, तो उसका यही है कि जब भी आपकी आंख खुलती है, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, आप डिसोरिएंटेड हैं, आपको मतलब ऐसे धुंधला धुंधला फील हो रहा है कि अभी नींद आनी है, और तो इसका मतलब कि आप डीप स्लीप वाले फेज में उठ गए हैं, आपकी स्लीप अभी कंप्लीट नहीं हुई। अगर आप 4 और भी 4 घंटे भी सो रहे हैं ना, और आपकी रैपिड आई मूवमेंट कंप्लीट हो गया, तो आप एकदम से भी उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी कि दोबारा N1 वाले फेज में जाना है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास हमने जो सिरकाडियन रिदम डिस्कस किया था ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो आपके दूसरे सवाल का आंसर है कि अल्लाह ताला ने रात जो है वो आराम के लिए बनाई है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब रात होगी तो ही हमारा मेलाटोनिन रिलीज होगा, तभी कोर्टिसोल कम होगा, और तभी जो है ना, क्या कहते हैं, सेरोटोनिन जो है वो अपना काम परफॉर्म करेगा। अगर हम इसको शिफ्ट कर लेना दिन के टाइम, जैसे दिन के टाइम भी हम सोने की कोशिश करते हैं और हमें नींद आ जाती है, लेकिन वो हमारी स्लीप की जो क्वालिटी होती है ना, वो इतनी बेहतर नहीं होती, इसी वजह से, क्योंकि हम बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे होते हैं, ठीक है। और थर्ड आपका क्या क्वेश्चन था, मेरे जहन से निकल गया। थर्ड मेरा यही था कि क्या एक्सटर्नल फैक्टर भी मैटर करता है, कि एक लड़का जो है जो बाहर रातें गुजार रहा है, बाहर अपने यार दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता है, वो बाहर कहीं सो रहा है, उसकी स्लीप में और घर अहले खाना के साथ स्लीप, उसमें भी फर्क होता है क्या? मतलब उसमें भी कोई केमिकल्स का, हार्मोन्स का ये मैटर करते हैं सब, कि अच्छी नींद घर में होती है और बाहर नहीं होती? मुझे ऐसा लगता है, मतलब इसका आंसर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो एक्चुअली स्लीप होती है ना, वो मतलब हमारे केमिकल्स के थ्रू रेगुलेट हो रही होती है। तो अगर हम अपने फैमिली के साथ हैं, अगर हमें प्रोटेक्टिव फील हो रहा है, अगर हमें फील हो रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो मतलब कोई भी डिस्टरबेंस नहीं है, जो हम चाहते हैं उस तरह का ही हम सो रहे हैं, उस तरह का हम माहौल बना सकते हैं सोने के लिए, तो वो मतलब हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि मैं इसको इस तरह से लेती हूँ कि अगर कोई हॉस्टल में रहता है ना, अपने रूममेट्स के साथ रह रहा है, इस तरह से स्टडी कर रहा है, वहाँ पे उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे हमारा, मुझे ऐसा लगता है, अल्टीमेटली कोर्टिसोल वगैरह, स्ट्रेस हार्मोन वगैरह ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ही रूम में 2-3 लोग हैं, अगर कोई बोल रहा है तो बार बार आपका N1 जो है वो डिस्टर्ब हो रहा होगा, आप N1 से N2 में नहीं जाएंगे, आप उठ जाएंगे। या फिर अगर आपके एट अ सेम टाइम आपके फ्रेंड्स किसी भी टॉपिक पे ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं, कोई भी वो टॉपिक है, और आप उस टाइम N1 से N2 में जा रहे हैं, आपके ब्रेन में नाइटमेयर्स आएंगे, ख्यालात आएंगे, वही बातें चलती जाएगी। तो अगर इस्लाम में ये है कि अगर आपने अपनी फैमिली के साथ सोना है या घर में, तो ये बेहतर है, तो अल्टीमेटली इसके अंदर खैर वाला एलिमेंट होगा, आपका डोपामिन ज़्यादा होगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन कम होगा, आपकी स्लीप जो है वो या बेहतर होगी, मेरे ख्याल ओके। से ऐसा है।
जी, आई गॉट इट। बस लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्या दिन की स्लीप और रात की स्लीप में फर्क है? कि दिन में हम बेशक कमरे में भी सो रहे हो तो डे लाइट तो हम ले ही रहे होते हैं, तो क्या फिर तब हमारा मेलाटोनिन और कॉर्टिसोल जो है वो उसमें भी फर्क आएगा, या वो सिर्फ हम आराम कर रहे हैं उसका? अ, तो डे लाइट तो फिर भी हमें मिल रही है। इसमें ना ये होता है, देखें, अगर हम लोग बहुत आइडियल सिचुएशन में बनाते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन से मुझे ये बात भी याद है कि हमारी इसी अर्थ पे कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पे तो सूरज बहुत ज़्यादा अरसे के लिए होता है, जहाँ पे रात आती ही नहीं है ना। तो उसमें अगर आप आर्टिफिशियल डार्कनेस क्रिएट कर भी रहे हैं वो भी ओके, लेकिन आप कितने हद तक उसको अचीव कर लेंगे? आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपकी जॉब्स हैं, आपकी फैमिली है, आप अपनी सराउंडिंग में ना नेचुरल चीज़ें कर ही नहीं सकते इम्प्लीमेंट। मतलब हम इसको इस तरह से देखें कि अगर हम फजर के बाद अपने रूम को इतना डार्क कर लेते हैं जैसे रात का अंधेरा होता है, और हमारा ऑफ कोर्स हमारा मेलाटोनिन इंक्रीज होगा, हमें अच्छी नींद आएगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा? हम उठेंगे, जैसे जोहर के लिए हम उठ रहे हैं, उसके बाद हम लोग कौन सी एक्टिविटी करेंगे, किस तरह से मतलब हम उसको ना करेंगे? और फिर जब हमारे पास एक्चुअल रात आ जाती है तो हम फिर कितनी रोशनी क्रिएट करेंगे, कितना अपने आप को नेचुरल के करीब लाएंगे? और अगर हम इसको इसी स्टेटमेंट को उल्टा करके देखें ना, तो हमारे जो बर्ड्स वगैरह हैं, और मैंने एक लेक्चर में सुना था, जो हमारे बर्ड्स हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, वो भी जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, तरक्की याफ्ता सिटीज़ हैं, जैसे कि हमारा लाहौर हो गया, जहाँ पे रात के टाइम भी दिन रहता है, तो जहाँ सिर्फ इंसान, हमारे परिंदे भी इससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनका सर्काडियन रिथम, उनकी जी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी आर्टिफिशियल लाइट से डिस्टर्ब हो रही है। तो हम नेचुरल को आर्टिफिशियल से रिप्लेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर मतलब किसी की नाइट ड्यूटी है, जैसे हमारे मुजाहिदीन होते हैं, या मतलब कोई भी और भी काम है जिनके लिए आपको रात को जानना होता है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप दिन को बिल्कुल वो वाला गोल अचीव कर लें कि डे में ना, डे लाइट में ना जाए, प्रॉपर डार्कनेस क्रिएट करें, तो फिर ये काम हो सकता है। जी, बीइंग ए वेट मैं आपको इस चीज़ को वो मतलब कि बता सकता हूँ कि जो पोल्ट्री फार्म्स में मुर्गियों को दिन रात जगा के रखते हैं, और उसमें भी इसी तरह होता है कि कॉर्टिसोल लगातार रिलीज हो रहा होता है, और वो दिन रात चुग रही होती हैं। और इसीलिए एक हम्म। छोटा सा चूजा अंडे से निकलने के बाद 35 बल्कि 30 दिनों में मार्केट में आ रहा है, और हम उसको खा रहे हैं, जिसकी बॉडी में कॉर्टिसोल की जो मकदार है वो इंक्रीज होती है। वही ब्रॉयलर फार्मिंग मुर्गियां खा के हमारे ऊपर भी फिर इफेक्ट पड़ रहा है। और इसी तरह जो आपने कहा है कि परिंदों को, जानवरों पे असर हो रहा है, ये तो बिल्कुल हो रहा है, ये हम ऑब्जर्व करते हैं। जजाकिल्ला फिर दिस पॉइंट, हाँ ऐसा ही है बिल्कुल। ओके, और किसी का I क्वेश्चन है? think Miss Flisba Irshad is going to ask something. Miss Flisba, please खुद को अनम्यूट करके पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मैम किंजा। वालेकुम अस्सलाम। मैम जो रैपिड आई मूवमेंट है उसमें हमारी आईज का क्या ताल्लुक होता है? लाइक ऐसा होता है कि आई बॉल्स मूव करती हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मतलब हमारी आइज़ उस तरह से ही मूव कर रही होती हैं जैसे कि हम आँखें खोल के किसी को मूव कर रहे हैं। अगर ये ऐसा कोई पर्सन सो रहा है ना, तो आप उनकी आँखें देखेंगे तो वो मुसलसल आईबॉल इतने ज़्यादा अपने मतलब जगह से हिल रहे होंगे ना, बहुत ज़्यादा। ब्रेन बिल्कुल ख्वाब ऐसे देख रहा होता है जैसे रियल में हम कोई सीन देख रहे हैं। और अगर किसी का N1, N2 या N3 में भी आईबॉल मूव हो रहा है, या फिर आप उनको देखते हैं कि सोते हुए उनकी आधी-आधी आँखें जैसे खुली हुई हैं ना, तो वो ड्यू टू वीकनेस होता है। तो इसको रोकने का क्या तरीका है? लाइक इस तरह होता है कि आईज खुली हों आधी, इवन के बाहर से जो देख रहा है सोने वाले को उसको भी नजर आ रहा है कि इसकी आंखें खुली हैं, और जो आई बॉल्स हैं वो अपर वाली साइड पे चली जाती हैं और वो अंदर मूव हो रही होती हैं। इवन के फील हो रहा होता है कि प्रॉपर उनकी मूवमेंट हो रही है, और इस वजह से फिर सर में दर्द हो रही होती है। तो इसको हुँ। कैसे, लाइक इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? हुँ। अच्छा, इसके लिए ना आपने ये करना है कि एक पेंसिल पकड़नी है, और उसको अपनी आँखों के मतलब पास लेकर आना है, और फिर उसको दूर लेकर जाना है, और आपने फ़ोकस रखना है उस पेंसिल पर, ठीक है? अब मैं शायद आपको समझा पाई हूँ, मतलब आप एक पेंसिल पकड़ेंगी, उसकी निब पे आपने फ़ोकस करना है, पहले उसको करीब लेकर जाना है, फिर आपने उसको दूर लेके जाना है, फिर आपने उसको लेफ्ट साइड पर लेकर जाना है, राइट साइड पर, और साथ-साथ अपने अपने आई बॉल को मूव करना है। हमारे आइज़ के जो मसल्स होते हैं ना, जब वो वीक हो जाएँ, तो तब ये इस तरह से होता है कि हमारी आईज ओपन होती हैं, या फिर हम लोगों को ना वो मूव होती हुई फील हो रही होती है बाकी फेजेस में भी, ठीक है? तो जो रैपिड आई मूवमेंट में है वो तो नेचुरल है, लेकिन बाकी जो फेजेस में है ना, उसमें हमने क्या है, स्ट्रेंथ गेन करनी है, ताकि वीकनेस को हमने ओवरकम करना है। तो आप ये वाली एक्सरसाइज करेंगी ना, तो आपके आई बॉल के मसल स्ट्रोंग हो जाएंगे। तो आपको समझ आई है एक्सरसाइज कैसे करनी है? कितने मिनट? समझ आ गया। लाइक कितने मिनट के लिए? सोने से पहले?
नहीं नहीं, सोने से पहले नहीं, आप दिन में 2 से 3 दफा भी कर सकती हैं। आपने जैसे 10 टाइम्स आपने उसको करीब लेकर आना है, दूर लेके जाना है, और 10 टाइम आप उसको लेफ्ट राइट पे कर लें। इससे ना फोकस भी बेहतर होता है, और जो हमारे मसल्स होते हैं ना उनकी क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज जो है मूवमेंट होती है, तो वो स्ट्रेंथ आ जाती है उनमें, फिर नहीं मूव होंगे इंशाल्लाह। फिर जज़ाकिल्लाह खैर। वन मोर क्वेश्चन कि असर के जी। बाद सोने को हमाकत कहा गया है इस्लाम में, तो बोला कि ये क्यों है? मतलब इस तरह से है कि दिन का अव्वल हिस्सा उसमें सोना जहालत है, दरमियान में सोना पसंदीदा है यानी कि कैलूला, और जो दिन का आखिरी हिस्सा है यानी कि असर का टाइम, तो उसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, अभी हमने ना अभी हदीस में भी डिस्कस किया ना कि ईशा से पहले उसने हमने सोने से मना किया है। तो सबसे पहले हमारे पास यही आ जाता है कि हमारी जो स्लीप की साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आप असर के बाद लेट्स सपोज सोते भी हैं तो आप कब उठेंगे? आप अपनी स्लीप पूरी करके क्या 9-10 बजे उठेंगे? लेट्स सपोज प्रॉपर स्लीप करके भी। अगर मगरिब तो अगर टाइम आप उठे, 10 बजे। हम्म। अगर लाइक असर से मगरिब टाइम, इस नहीं टाइम तो सोना फिर। बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। हाँ तो देखिए ना, मतलब अगर हम इसको सिर्फ उससे देखें ना, सिरकाडियन रिदम से, बायोलॉजिकल क्लॉक से भी, तो उस टाइम हमारे पास लाइट से आ रही होती है डार्कनेस, ठीक है, ग्रेजुअली। तो इस टाइम हमारे पास हम मे भी इस तरह की रेज हो, इस तरह से हो कि हमारा हार्मोन्स इतने ना स्लीप वाला रिलीज हो रहा हो, ना हमारा कोर्टिसोल हो, मतलब मिड वाली स्टेट है ना। तो मेरे ख्याल से ये हो सकता है अगर हम साइंटिफिक देखें, क्योंकि आफ्टर मगरिब ना ऐसी डार्कनेस होती है कि मेलाटोनिन ने रिलीज होना ही होना है। और अगर असर से पहले देखें ना तो प्रॉपर लाइट होती है, इतनी लाइट कि हमारा कोर्टिसोल मतलब हाई होता है, प्रॉपर लाइट होती है। लेकिन असर से मगरिब वाला टाइम ऐसे होता है कि ना तो हम मतलब वो ट्रांजिशन स्टेट में होते हैं, ना इस तरफ ना उस तरफ। तो मेरे ख्याल से इस टाइम सोना इसलिए मना है कि हमारे हॉर्मोन्स मे बी मिड स्टेट में होते हैं, कोई भी एक्शन वो नहीं होता एक्टिव। और अगर हम इसमें सो जाते हैं तो इसका मतलब कि अगर प्रोहिबिटेड है, तो इसका मतलब हमारी बॉडी पे इतने ज़्यादा इसके वर्स्ट अफेक्ट होंगे कि नहीं सोना चाहिए। ओके मैम, जज़ाकिल्लाह खैर। ठीक है, इसमें हमारा ये भी होता है ना, अगर हम अपना सिर्फ स्लीप को ना देखें, हम बाकी फैक्टर्स को देखें ना, तो असर से मगरिब में मतलब हम लोगों ने खाना भी खाना होता है ना। तो वो फिर सारी चीज़ें अगर हम किस तरह से इसको आइडियल बना सकते हैं, अगर हम लोग रात का खाना खाते हैं तो वो भी मगरिब के पहले ही होता है, या अगर हम दोपहर का खा रहे हैं, तो ये वाला सौदा हमारे लिए किसी भी तरीके से ना फ़ायदेमंद नहीं है। हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा अगर हम इस टाइप सोएंगे। Okay. आप में से किसी और का अगर कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आस्क। आप चैट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं क्वेश्चन, एंड आप खुद को अनम्यूट करके भी कर सकते हैं सारे। आई थिंक किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है। Okay. Okay, then on behalf of everyone here, I'd like to sincerely thank you, Ms. Kinza, for such an insightful session on sleep. Thank you very much for guiding us through the science of sleep. The way you broke down complex ideas into simple takeaways was incredibly helpful for me and all the other participants. I'm sure many of us will be rethinking our sleep habits after this session, inshallah. Thank you, everyone, for attending and participating in the weekly learning session of Afkari Thaza. Thank you so much, everyone. आप सबका कोई भी फीडबैक हो या आपने जो कुछ सीखा हो तो आप अनम्यूट करके फीडबैक अपना दे सकते हैं, यानी सबको अनम्यूट की परमिशन है। जो भी अनम्यूट करना चाहे वो अनम्यूट करके फीडबैक दे सकता है। आई थिंक किसी का कुछ अभी फिलहाल के लिए नहीं है कोई, तो यू पीपल कैन ड्रॉप योर मैसेजेस लाइक योर रिव्यूज ऑन मैसेजेस. Thank you so much for attending this, and I think we can end the session now. Thank you, Miss Kinza, once again. साकिला।